अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास ब्रॉडकास्ट द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की, क्योंकि कुछ खबरें जो होती हैं ना वो अंडर द रेडार चली जाती हैं। इस मुल्क में इतनी हर जगह तबाही है कि छोटी मोटी खबरें जो जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो इतनी नुमायाँ नहीं होती जितनी होनी चाहिए। एंड द पर्सन हु सॉर्ट ऑफ ब्रोक दिस न्यूज़ एंड हुज बीन एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस न्यूज़, कुछ भी एविएशन का होता है मैं इनका ट्विटर देखता हूँ और वेरीफाई करता हूँ कि ये सच है या नहीं। एक दफ़ा मैंने इनको तंग भी किया है कि यार ये बता दें। ताहिर इमरान मियाँ इज़ हियर विद अस। सोशल मीडिया एडिटर थे बीबीसी उर्दू के, अब कंसल्टिंग एडिटर हैं पाकिस्तान एविएशन के, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ज़बरदस्त। तो आपसे ही शुरू करेंगे। प्लीज़ टेल अस व्हाट हैपेंड, हाउ डिड वन मैन जस्ट विथ वन फूलिश स्टेटमेंट sort of broke the entire aviation industry of Pakistan? अब ये एक बड़ी एक सॉर्डेड किस्म की सागा है। और अगर लोगों ने मेरा डॉन का जो पीस था क्लिप विंग वो पढ़ा है तो बुनियादी तौर पर गुलाम सरवर खान इज एट द फोर फ्रंट ऑफ दिस, क्योंकि गुलाम सरवर खान ने वो तकरीर की। और वो तकरीर जो है वो बुनियादी तौर पे सीएनएन ने पिक कर ली। अगर उस दिन सोफिया छुट्टी भी होती तो शायद उसका कोई इम्पैक्ट इतना ना होता, क्योंकि गुलाम सरवर इस तरह की चवलें पहले भी मार चुके हैं। सो सर लोग वी भूल आर गए वेरी होंगे, कैंड। चवल बता भी दें कि क्या चवल मारी थी उन्होंने। हाँ, तो बेसिकली गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके झूठ बोला। मैं तो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू मिंस एनी वर्ड्स, आई एम गोइंग टू से व्हाट इट इज। कि जी पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले 262 पायलट्स की डिग्री जो लाइसेंसेस हैं वो जाली हैं। हम्म। अब ये एक बहुत बॉम्बशेल स्टेटमेंट है। 262 पायलट्स जो कि मुख्तलिफ एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं, उनके लाइसेंस जाली होना एक बहुत खौफनाक किस्म की जो है वो एक इम्प्लीकेशन है, स्टेटमेंट है। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है दुनिया के अंदर, यही काम अगर अमेरिका के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, तो वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती। हमारे अंदर हो, पाकिस्तान में हो, कहते हैं जी देखिए इनका सेफ्टी रिकॉर्ड इस तरह का है, तो ये एक बड़ा एक वो एक एक कॉन्डरसेंडिंग किस्म का एक एटीट्यूड होता है। तो सीएनएन ने उसको बिल्कुल पकड़ के फिर उसके ऊपर ना वो धुलाई की कि वो एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल बन गया। और शायद ये इतनी खौफनाक खबर ना बनती अगर इससे तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक क्रैश ना हुआ होता। अब वो इसने तकरीर बुनियादी तौर पर गुलाम सरवर ने क्रैश के 1 महीने के बाद करनी थी, जिसमें इसने स्टेटमेंट देनी थी कि जी हमने ये लिए हैं, ये मेजर्स लिए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि जो क्रैश है उसकी रिपोर्टिंग भी मैंने की थी, और उसके अंदर मैं आई वॉज द फर्स्ट वन कि फ्राइडे को क्रैश हुआ है। शाम को मैंने एक ट्विटर थ्रेड कर दिया था कि इसकी बुनियादी वजह जो है वो पायलट की जो गलती है वो है, जिसकी वजह से क्रैश हुआ था। अब गुलाम सरवर ने वो तकरीर कर दी, लेकिन उस तकरीर से पहले रात तक एक एक्टिविटी चलती थी जिसको मैंने डॉन के आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है। ये ये तकरीर ये बेसिकली इमरान खान के पास गया। गुलाम सरवर वफाकी वजीर था एविएशन का। हसन नासिर जामी सेक्रेटरी एविएशन थे, और जबरदस्ती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक और कानून के मुताबिक इलीगली डीजी सिविल एविएशन के तौर पे काम कर रहे थे। पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जो सेक्रेटरी एविएशन है, जब से एविएशन की वजारत बनी है, वो डिफेक्टो डीजी सिविल एविएशन हो जाता है। जबकि डीजी सिविल एविएशन एक रेगुलेटर है, जो एक इंडिपेंडेंट ऑफिशियल होता है, जिसका सेक्रेटरी से कोई ताल्लुक नहीं, क्यों ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकता। उसका प्रोफेशनल होना जरूरी है, वो प्रोफेशनल इदारा है। तो ये लगाते हैं वक्ती तौर पे चंद महीने के लिए, और उसके बाद उसको चेंज करना होता है, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आफ्टर 3 मंथ्स यू हैव टू चेंज एंड अपॉइंट अ प्रॉपर डीजी। ये उसको एक्सटेंड करते रहते हैं, और जो जो बुनियादी तौर पे लीगल प्रोविजंस उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या वजह है अब अपना बंदा ब्यूरोक्रेटिक लगाने का कि नौकरियां शौकरियां मिल जाएं? नहीं, बेसिकली सिविल एविएशन जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे माशाल्लाह जो वर्दी वाले भाईजान हैं, नीली वर्दी वाले जो भाईजान है, खाकी नहीं, उनकी जागीर है। हर एक की अपनी अपनी जागीर है ना, जैसे डीएचए इनकी जागीर है, तो एविएशन जो है वो उनकी जागीर है। तो एयरफोर्स की। आप सिविल एविएशन एयरफोर्स के, तो सिविल एविएशन के अंदर जितने भी आप देखेंगे जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, वो हम्म। सारे के सारे जो है वो एयरफोर्स के लोग हैं। डीजीज कई जो है वो एविएशन जो क्या कहते हैं एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल्स रह चुके हुए हैं। बल्कि कहा जाता है कि बहुत सारे एयर मार्शल जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं बनते, उनके लिए एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है कि यहाँ थोड़ा सा वो अयाशी कर लें। इसमें ये भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि अरशद मलिक ने दोनों पोजीशन साथ साथ ली हुई थी जो कि नहीं ले सकते। क्या ये बात सही है? नहीं, नहीं, अरशद मलिक वाला जो केस है वो डिफरेंट है। अरशद मलिक जो है वो बुनियादी तौर पे पीआईए के सीईओ थे, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ द एयरलाइन का जो पोजीशन ली थी, वो एक सेपरेट मैटर है। तो अच्छा। ये जो सीएए की जो बात है, रेगुलेटरी बात जो मैं कर रहा था,
अब इमरान खान वजीर आजम थे, हसन नासिर जामी सेक्रेटरी एविएशन थे, और डीजी सिविल एविएशन भी थे गुलाम सरवर खान, और एक बड़ा मशहूर किरदार है इसमें जिसको अक्सर लोग भूल जाते हैं, आजम खान, जो इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। हम्म। इन चारों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर बात हो रही थी कि जी क्रैश के ऊपर ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारी रूटीन की बातें। तो इमरान खान ने अचानक से हसन नासिर जामी से पूछा कि वो जो तुम्हारी इंक्वायरी चल रही थी वो कहाँ पहुंची, पायलट्स के लाइसेंसिंग के ऊपर और इसके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही थी। अब इमरान खान हम सब जानते हैं, कोई बहुत ज्यादा, ही इज नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द स्टेबल हम्म। ना, वो इतने समझदार आदमी नहीं है। उनके कान में बात की जाती है, वो बोल देते हैं, और बाद में बैठ के वो सोचते हैं कि अच्छा हाँ ये तो बात जो थी वो इस तरह थी। आतिफ मियां वाली हमारे सामने स्टोरी है, आतिफ मियां ने बुनियादी तौर पे स्टेटमेंट दे दिया। एनीवेज, वहां से उसने कहा जी वो तो तैयार है। उन्होंने कहा तैयार है तो फिर लेके क्यों बैठे हो, यू शुड मेक इट पब्लिक। एंड दैट्स वेयर गुलाम सरवर खान वाज टोल्ड टू मेक द इंक्वायरी पब्लिक, ताकि जो पायलट्स के ऊपर ब्लेम आ रहा है उसके ऊपर हम दिखा सकें कि हमने ये काम किया है। बाद में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पायलट के लाइसेंस का इशू चल रहा था जिसका सस्पेंड हुआ था, जस्टिस अतन मनल्ला ने सीए के वकील से पूछा कि जी ये जो लिस्ट है ये कहाँ से आई है। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी के नतीजे में आई है। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी की रिपोर्ट किधर है। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी की रिपोर्ट कोई नहीं है। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी किसने बनाई थी। उन्होंने कहा जी डीजी सिविल एविएशन ने बनाई थी। उन्होंने क्या डीजी सिविल एविएशन क्या मजाज था इसके बनाने का। उन्होंने कहा जी नहीं था, क्योंकि डीजी सिविल एविएशन इलीगली डीजी सिविल एविएशन के तौर पे काम कर रहा था, वो बुनियादी तौर पे सेक्रेटरी एविएशन था। अब एक शख्स जो एक ओहदे पे गैर कानूनी तौर पे काम कर रहा है, वो एक इंक्वायरी ऑर्डर करता है, उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, और जल्दी से आप एक लिस्ट बना देते हैं, उसमें मरे हुए पायलट्स के नाम भी हैं, उसमें उन पायलट्स के नाम भी हैं जो पीआईए के लिए काम नहीं करते अभी, जो मुख्तलिफ दूसरी एयरलाइंस के लिए जो डिफंक्ट हो चुकी है उनके लिए काम करते थे, और अब वो एक्टिव भी नहीं है, यानी कि रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जी बुनियादी तौर पे पब्लिक कर दी गई। दैट इज द स्कैंडल। इसमें एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का भी केस है ना, जिसका आप हवाला देते हैं, तो ये लाइसेंस वाली या डूबियस लाइसेंस, अगर फेक ना बोलें, तो ये तो पुराना मसला चल रहा है। असल में शहजाद जो इशू है ना वो ये है कि सिविल, अब मैं इसकी बहुत सिंप्लीफाइड किस्म की मिसाल देता हूँ। ख्वाजा साद रफीक साहब वजीर बने, ये पीआईए गए, उन्होंने कहा जी पायलट से बात करनी है, पायलट से बात की। उन्होंने कहा जी मसला क्या है। उन्होंने कहा जी मसला ये था कि कुछ लोगों ने बुनियादी तौर पर कुछ पेपर्स के अंदर जो है वो उनके एनॉमलीज थी और इश्यूज थे। तो सारी स्टोरी सुनने के बाद ख्वाजा साहब के अल्फाज ये थे, ये तो फिर चीटिंग का मसला हुआ ना, कुछ लोगों ने चीटिंग की, तो आपने उनसे पेपर्स दोबारा क्यों नहीं लिए। यानी बुनियादी तौर पे ये एक प्रोसीजरल मैटर है, आपने चीट। और ये लोगों को समझने की जरूरत है कि लाइसेंस जाली नहीं है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। सिविल एविएशन ने अपने ठप्पे के साथ, दस्तखत के साथ लाइसेंस जारी किया है, इसको जाली लाइसेंस नहीं कहा जा सकता। लाइसेंस हासिल करने के प्रोसेस में कुछ इश्यूज हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया। वो इश्यूज ये हैं कि जिस तरह एयरफोर्स के रिटायर्ड जो अफसर हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, तो एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट्स भी मुख्तलिफ एयरलाइंस में पायलट के तौर पे आते हैं, वॉर प्लेन्स जो फ्लाई करते हुए, कमर्शियल एयरलाइनर्स फ्लाई, बहुत सारे ये ब्लैक बॉक्स जो रिकॉर्डिंग वॉर। पब्लिक तो नहीं हुई? ये रिपोर्ट पड़ी है भाई सिविल एविएशन की वेबसाइट पे, एयर बट ब्लू के वाई पाकिस्तान का डोंट एक दे ही। जस्ट, आप अगर नेट जियो एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन देखें, सेकंड फ्रॉम डिजास्टर देखें, उसमें तो एक्चुअल ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग होती है, तो हमारी ये लोग ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग पब्लिक क्यों नहीं करते? ये बुनियादी तौर पे इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो इनका सेफ्टी रिकॉर्ड का जो, यानी कि जो मेंटेनेंस का इशू है वो बहुत सारा है। फिर उसके ऊपर जो इनकी अपनी क्या कहते हैं ना, सिविल एविएशन की जो अपनी इनकॉम्पिटेंसी है वो बहुत बड़ी एक इशू है। यानी आप देखिए, मैंने पिछले जब से क्रैश हुआ है तब से मैं सिर्फ एक सिंगल वन लाइनर जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो ये है कि सिविल एविएशन एक इनकॉम्पिटेंट इदारा है, मौजूदा हालत में ये वायबल नहीं है, इसको इस हालत में बंद कर दिया जाना चाहिए। ये एक रेगुलेटर है, लेकिन पाकिस्तान में एयरपोर्ट भी चला रहा है। लेकिन जो आप एयर ब्लू की बात करें उसकी रिपोर्ट पूरी की पूरी जो है वो पड़ी हुई है सिविल एविएशन की वेबसाइट पे। अच्छा, मैं जो पॉइंट जिस तरह मैं आ रहा था वो ये था सिंस वी आर कि टॉकिंग अबाउट दिस, जो क्रैश था जिसकी वजह से उसके महीने बाद ये रिपोर्ट हो रही थी, एवरीबडी नोज दिस, वो बिल्कुल ही कोविड के शुरू में जो हुआ था, दिल दहला देने वाला वाकया था, जो टर्न अराउंड पर, दैट्स आल्सो पायलट एरर। व्हाट वाज द यस, पायलट एरर उसमें? उसमें बुनियादी तौर पे पायलट का एरर ये था कि पायलट ने डिसेंट जो है, मसलन आप लेट से आप लाहौर हम्म। से कराची आ बहुत रहे हैं, स्टीप था। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको आके प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है, और आप जो आपकी अप्रोच होती है वो बुनियादी तौर पे आप अप्रोच कंट्रोलर को करते हैं, उसके बाद अपना डिसेंट प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। हिज डिसेंट वाज नॉट
प्रॉपर। एंड अब तो कंफर्म हो चुका है, उस वक्त मुझे 100% कंफर्म नहीं था, अब तो कंफर्म था कि ही फॉरगॉट टू लोअर द लैंडिंग गियर्स। वो लैंडिंग गियर्स निकालना उसको याद नहीं रहे। और इससे पहले भी बाय द वे पीआईए के एक पायलट ये कारनामा कर चुके हुए हैं। इसमें तो लैंडिंग गियर, मैं फैमिली से बात कर रहा था ऑफ द विक्टिम्स, दे आल्सो सेड कि ये एक रूटीन प्रोसीजर है टू सेव फ्यूल जो पीआईए करता है। इज दैट ट्रू? उनको बताया नहीं जाता है नहीं कि नहीं आप नहीं नहीं स्टीप लैंडिंग नहीं करें, नहीं आई फॉरगॉट व्हाट एग्जैक्टली इट्स कॉल्ड, नहीं नहीं, ताकि वो फ्यूल सेव नॉनसेंस हो। है, नॉनसेंस है, कोई ऐसी चीज नहीं होती। देखें, बात यह है कि पायलट क्या हाथ में होता है। अगर पायलट एक फैसला करता है, उसके बाद वो इंक्वायरियां वगैरह बेशक फेस करता है, लेकिन उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पायलट को पता है कि उसने जहाज को कैसे उड़ाना है और कैसे लैंड करना है। मैंने आज तक कोई पीआईए की इंक्वायरी ऐसी नहीं देखी जिसमें पायलट को इस बात पे पनिश किया गया हो कि जी तुमने इतना एक्स्ट्रा फ्यूल क्यों जाया किया है या क्यों किया है। दैट इज नॉनसेंस, ये सब नॉनसेंस है। तो बुनियादी तौर पे उसने लैंडिंग गियर लोअर किया। लैंडिंग गियर ऑफ कोर्स जब आप अप्रोच करते हैं तो आपको लैंडिंग गियर उस वक्त लोअर करना होता है, वहां पे आप कोई फ्यूल नहीं बचा सकते। ये यानी कि मजे का खेस बात है। तो लैंडिंग गियर चूंकि लो नहीं हुआ था, तो उसको रियलाइज हुआ कि मैंने जब जब इम्पैक्ट हुआ है, सो ही रियलाइज। अब मेरी जाती राय में, मैं पायलट नहीं हूं, लेकिन मैं अगर उसकी जगह पे होता तो मैं कंटिन्यू करता, उसको जाने देता। बेली लैंडिंग हो गई थी, अब ठीक है। तो लैंडिंग, बेली लैंडिंग के नतीजे में कंटिन्यू रखता और फिर उसको आगे चलती रहती और जाके जाहिर बात है कच्चे में उतर जाता जहाज या साइड पे चला जाता, वट एवर। वी कुड हैव सेव्ड लाइव्स, क्योंकि उसके नतीजे में ही मेड अ मिस्टेक। ही विदाउट रियलाइजिंग कि उसके इंजन कितने डैमेज हो चुके हुए हैं, ही हम्म। वेंट ऑन फॉर अ टर्न अराउंड एंड विद डैमेज्ड एयरक्राफ्ट ही मैनेज टू पुल इट थ्रू। यानी उसके इंजन ने उसका इतना साथ दिया। अब वो अगर कॉलोनी हम उस पर, मैंने ये भी बात बहुत दफा की है कि अगर हम वो कॉलोनी जो है जो कॉर्नर पे पड़ी वो हटा दें वहां से, तो शायद वो लैंड कर जाता। उस कॉलोनी में वो आप देखें कि जहाज एक प्रॉपर गली के अंदर मिला है आपको, यानी कि उसके बहुत सारे और सिनेरियोज हो सकते थे। इट कुड हैव मैनेज टू बेसिकली डू अ बैली लैंडिंग ऑन समवेयर अराउंड, अगर ये सारा एरिया जो है वो एयरपोर्ट का हिस्सा। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में, इस तरह के इलाकों में बाहर या तो बड़े बड़े वाटर के पूल्स होते हैं या खाली जगह होती है। बहुत कम ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो इतने कंजेस्टेड इलाकों में इस कदर अप्रोच के करीब जो है वो आबादी होती है। तो वो इसमें भी बुनियादी तौर पर हमारे गलत यहाँ भी होती है। इन्होंने लॉ चेंज करके ये नहीं बनवाई हैं, और हु ऑफ ओन्स कोर्स, दिस? इसके ऊपर ये सिविल एविएशन ने बेची है बुनियादी तौर पे, ये जो जमीन है ये सिविल एविएशन की बेची। ये तो इतना खौफनाक किस्म का स्कैंडल है। अब यानी वॉल्टन एयरपोर्ट की अगर मिसाल दें, अब तो बंद हो गया है। वॉल्टन एयरपोर्ट के एक रात वो कहते हैं हम आए तो पूरी की पूरी दीवार एयरफोर्स वालों ने तोड़ के एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर पूरे जो घरों का ब्लॉक है उससे आगे बना दी थी। और फिर उसके बाद उसके ऊपर घरों की कंस्ट्रक्शन हुई, उसको टुकड़े टुकड़े करके बेचा गया। हमने वॉल्टन के रनवे से महकमा ज़राअत के जो स्प्रेइंग वाले जहाजों पे जाना था, तो रास्ते में नेवी वालों ने रोक लिया। यानी वो एयरपोर्ट की टेरिटरी है, सड़क भी एयरपोर्ट की है। नेवी वालों ने कहा जी आप नहीं जा सकते, आपके पास परमिशन है। तो हमारे सिविल एविएशन की इजाजत से हम फिल्मिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने वहां तक, उन्होंने कहा नहीं जा सकते आप। खैर बड़ी बहस मुबाहिसे के बाद उन्हें हमें जाने दिया। तो ये तो हालात है कि जो जो बुनियादी तौर पे जमीन है उसकी। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट देख लें, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दूसरा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है जो स्क्रैच से बना है। आप 5 years डाउन द लाइन, यानी कि तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, आप देख लें कितनी आबादी बन चुकी है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसको यही इश्यू जो है वो फेस करने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो ये जो गुलाम सर वाली जो तकरीर थी। इफ वी कम बैक टू द गुलाम सरवर वाली स्टेटमेंट, इसमें आपने अंदरूनी मीटिंग का भी जिक्र किया, बट आपने आर्टिकल में ये भी लिखा था कि वो जो मीटिंग में डिसाइड हुआ था वो ये था कि डूबियस बोलेंगे, और गुलाम सरवर ने खुद जाके फेक बोल दिया। गुलाम सरवर बुनियादी तौर पे क्योंकि खुद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बंदे थे, अगर आप उनको देखें, वो अपने आप को बहुत समझदार समझते थे। और दूसरा, उनके आसपास कुछ मुशीर ऐसे थे जिन्होंने, तो उन्होंने जाके फेक लाइसेंस बोले। वो तकरीर सुने तो वो एक्सटेम्पोर बोल रहा है, वो लिखी हुई चीज नहीं पढ़ा, उसको लिखी हुई चीज दी गई थी। तो उसने बेसिकली वहां पे जाके चवल मार दी। लेकिन ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट थी, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि वर्जिन अटलांटिक फ्लाइट स्टार्ट करना चाह रही है। पाकिस्तानी एयरलाइन सरीन उससे 1 साल से यूके की परमिशन लेने के चक्करों में थी, उसको परमिशन नहीं मिल रही थी। वर्जिन अटलांटिक को उसके बरअक्स वजीर आजम हाउस की डायरेक्ट इंटरवेंशन पर रिकॉर्ड टाइम में 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियरेंस मिली और उन्होंने फ्लाइट स्टार्ट। जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद वर्जिन ने, यानी कि ये एयरलाइंस महीनों पे प्रोसेस करती हैं,
और पाकिस्तान में मसलन जहाज किसी भी एयरलाइन का आ जाए तो सिविल एविएशन महीना महीना लगा देती है उसको क्लियर करने में। यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवेंशन पे वजीर आजम हाउस की वर्जिन अटलांटिक को फ्लाइट के राइट्स मिले। उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद दोनों के लिए फ्लाइट शुरू की। जो पीआईए के रूट्स थे मैनचेस्टर के और लंदन के, उनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे वो आ गई, और अब उन्होंने बंद कर दिए। अब चूंकि डॉलर का क्राइसिस चल रहा है बाकी सब, तो ये सारे परिंदे उड़ जाएंगे, और आप जो है ना वो फिर धक्के खाया करेंगे पाकिस्तानी एयरलाइंस के ऊपर दुबई जाने के लिए, और वहां से फिर आप धक्के खाते हुए दूसरी एयरलाइंस पे जाया करेंगे। इसमें वर्जन अटलांटिक वाले केस में आपने जुल्फी बुखारी का भी कोई सी रोल का जिक्र किया? जुल्फी क्योंकि जारी बात है उसको चैंपियन कर रहा था, और ऑफ कोर्स उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं और उसको यूज किया जा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बहुत एक्टिवली यूज करती रही है, और वो बड़ा बूस्ट भी करता रहा। यानी जब ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट आई थी, अगरचे उसमें उसका कोई रोल नहीं था, ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स के स्टार्ट के अंदर सारा का सारा काम नून लीग की हुकूमत का था। एक हमारे होते थे, वो भी एयर मार्शल थे, डीजी सिविल एविएशन होते थे, आसिम सुलेमान, तो उनका रोल था। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे यूके में, इब्ने अब्बास, उनका रोल था। बल्कि इब्ने अब्बास ने मुझे बताया कि जब थॉमस ड्रू जब एम्बेसडर बन के आया, तो हम दोनों की मुलाकात हुई, उनमें चिट चैट हुई। मैंने पूछा भी था थॉमस ड्रू से, ब्रिटिश एयरवेज की जब आई फ्लाइट तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो थॉमस ड्रू ने कहा कि मेरी दो ख्वाहिशात है, एक मैं ब्रिटिश एयरवेज को इस्लामाबाद में देखना चाहता हूँ, और एक क्रिकेट को पाकिस्तान में लेके जाना चाहता हूँ, इंग्लिश टीम का पाकिस्तान लेके जाना चाहता हूँ। हम्म। और दोनों ही डिड दैट इवेंचुअली। तो ये उनका प्लान था, और उसके तहत चक्कर शक्कर लगे। इंटीरियर सेक्रेटरी जो है वो, होम सेक्रेटरी जो यूके की, वो आई, उसने विजिट किया। इन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट सारा का सारा जो है वो उनको दिखाया, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को जो चालू किया, उसके बाद उनकी जो बहुत सारे कंसर्न्स थे वो हो गए। अब अगर मिसाल के तौर पे ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, वैसे मैं जिमनन बात कर रहा हूँ, अगर हम्म। एयरपोर्ट बना देते हैं, एक ट्रांजिट होटल वहां बना देते हैं, तो बहुत सारी एयरलाइंस के कंसर्न्स वो भी दूर हो जाएंगे कि जी हमें इतना ट्रैवल करके जाना पड़ता है और वो सेफ नहीं है, और उनका जो कॉस्ट है उसके ऊपर, और दूसरे नंबर पे बहुत सारा और फायदा भी हो सकता है। तो ये ये चीजें तो देखी नहीं जाती। ये तो कंस्पिरेसी थ्योरी साउंड कर रही है कि गवर्नमेंट में ये लोग बैठे सारे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोकल एविएशन और लोकल एयरलाइंस को तबाह कर देंगे ताकि इंटरनेशनल एयरलाइंस आ सकें, भले उसमें इन्फ्लुएंस हो, खांचे हो, करप्शन हो, जो भी हो। बट हाउ डू वी कनेक्ट दीज डॉट्स सो दैट इट साउंड्स प्लॉजिबल एज अपोज टू कंस्पिटोरियल? देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरी वो होती है जिसके ऊपर आपको एक्शंस नजर ना आए ना। हमारे सामने जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान से दुबई के रूट के ऊपर पीआईए वाज द डोमिनेंट प्लेयर। ठीक है। एमिरेट्स की बुनियाद ही इसी चक्कर में पड़ी थी कि शेख मखदूम ने इनकार कर दिया था। बहरीन बेस्ड जो एयरलाइन थी, गल्फ एयर जो थी, वो बुनियादी तौर पे इन सब की एयरलाइन थी ना। कतर, यूएई, बहरीन और ओमान, ये सब की मुश्तरका एयरलाइन थी गल्फ एयर। लेकिन कराची दुबई रूट के ऊपर जो मोनोपोली थी वो पीआईए की थी, और दुबई वॉज अ ओपन स्काई सिटी, जहां पे जो चाहे जैसे चाहे आ सकता था। शेख ने उसको सिंगापुर के मॉडल पे बनाया था। गल्फ ने कहा कि तुम लोगों ने इतनी खुली छूट दी हुई है, हमारा बिजनेस मुतासर हो रहा है। उस जमाने में हमारे जहाज भर भर के जाते थे गल्फ में काम करने वाले मजदूरों के। तो शेख ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आता, तुमने जो करना करो, हम निकल रहे हैं इसमें से। शेख ऑलरेडी दनाता चला रहा था, जो कि एक बुकिंग एजेंसी थी, एयरपोर्ट मैनेजर था, उनको सिर्फ जहाजों की जरूरत थी। उन्होंने पीआईए से बात की, पीआईए ने दो जहाज दिए, एयरलाइन स्टार्ट की। हाल अब ये है कि आप कराची में बैठे हुए हैं, एक वक्त में कराची से रोजाना की 10 से 11 फ्लाइट्स एमिरेट्स की जाती हैं। ठीक है। 10 से 11 फ्लाइट जाती थी, अभी भी 6 के करीब जाती हैं। और मैं आपके सामने कैलकुलेटर, मेरा हिसाब कमजोर है, मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ। 400 सीटर जहाज 777/7, ये 2800 सीटें हैं। और बोइंग 737 गल जो फ्लाई दुबई का है, वो लेट से हम कह लेते हैं 200 सीटर कर लेते हैं, नहीं हम कंजर्वेटिव कर 190 सीटर बाय 4, ये तकरीबन 2800 जमा सात तीन सौ तीन हजार साठ चालीस सीटें बन जाती हैं। 3040 सीटें एक एयरलाइन ग्रुप सिर्फ एक रूट पर डंप कर रहा है। कराची में भी बाय द वे ओपन स्काई पॉलिसी है। द एयरलाइन कैन एनी एयरलाइन कैन ओपन एनी फ्लाइट्स, उसके लिए आपको रेगुलेटरी जो परमिशन की जरूरत नहीं है। नॉर्थ में पाकिस्तान के लाहौर कराची वगैरह के लिए लाहौर इस्लामाबाद पेशावर के लिए जरूरत है आपको, कराची के लिए नहीं है। अब देखें, एक डोमिनेंट प्लेयर पीआईए है, लेकिन चूंकि हमारे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया अपने एसेट्स को, रूट्स को बेचना शुरू कर दिया, तो अब 3000, तो बाकायदा मैंने इरफान इलाही जो उस वक्त सेक्रेटरी एविएशन से पूछा, इसको इंडस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है कैपेसिटी डंपिंग। एक मार्केट के अंदर 4000 सीटों की कैपेसिटी है, लेट से आप वहां पे 6000 सीटें फेंक देते हैं,
2000 सीटें आपने फेंकी हैं शाहीन, पीआईए, एयर ब्लू को के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। जब आपने 6000 सीटें फेंकी हैं तो आप उसके रेट को नीचे लेके आएंगे हम्म। शुरू में सेलिंग के लिए। जब आप आहिस्ता आहिस्ता, आपकी 3040 सीटें इन्होंने एवं तो नहीं ली ना, इन्होंने इसके बदले में हुआ यह कि पीआईए जो डोमिनेंट प्लेयर थी, अब उसकी रोजाना की एक फ्लाइट जाती थी उस वक्त, आजकल शायद हफ्ते रोजाना की एक फ्लाइट भी नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तान की कोई एयरलाइन हालिया माजी में कराची से दुबई के लिए फ्लाइट्स ऑफर नहीं करती। और एक और शॉकिंग मैं बताऊं कि एक जमाने में मैंने सर्वे किया था, अगर आप दुबई से कराची आते हैं, सर्वे से मुराद मैंने रिसर्च की थी, दुबई से कराची, कराची से दुबई और न्यूयॉर्क जाते हैं तो आपको टिकट सस्ता पड़ता है बनिस्बत अगर आप दुबई से न्यूयॉर्क का टिकट लेते हैं। दैट्स हाउ द प्राइसेस आर डम्प्ड। लेकिन अब चूंकि एमिरेट्स ने मार्केट कैप्चर कर ली है, तो अब वो जितने भी टिकट बेचें उनकी मोनोपोली है, वो जो चाहे करें, लोग, उनके पास ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कोई करने की। फिर ये तो आप बहुत सो पीछे चले गए ना इमरान खान वाली ये मैं जो कंस्पिरेसी है। मैं कंस्पिरेसी की मैं ये बात कर रहा हूं कि देखें, हमारे जो सेक्रेटरी सिविल एविएशन हैं वो सारे के सारे करप्शन के चार्जेस पे निकाले जाते रहे हैं। जो इससे पिछला सेक्रेटरी था इमरान खान साहब के दौर का, जो शुरू का सेक्रेटरी था, उसको सऊदी गल्फ को एक्स्ट्रा रूट्स देने के चक्कर में फारिग किया गया था। जनरल मुशर्रफ को कतर एयरवेज ने लाहौर और इस्लामाबाद में एक्स्ट्रा फ्लाइट्स के चक्कर में एयरबस A310 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, वो भी आजकल कराची एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। फिर शुजात अजीम साहब को कतर एयरवेज ने पैसे दिए लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर जो लैंडिंग लाइट्स हैं, जिनको ILS कहा जाता है, उसकी कैटेगरी बेहतर करने के लिए, जिसके बदले में उनको एक्स्ट्रा फ्लाइट्स दी। अब आप जो बात करें प्लॉजिबिलिटी की, पीआईए की फ्लाइट्स बंद हो गई, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी। क्रैश के बाद कोई ऐसा प्लान नहीं था कि पीआईए की जो थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन है यूरोप की, याजा की, वो रिवोक की जा रही है। उन्होंने कहा हम आएंगे आपसे, जो आपका ऑडिट शॉडिट है वो करने के लिए प्लान चल रहा था, वो हम करेंगे सब कुछ भी। अब स्ट्रेट अवे ये तकरीर होती है, याजा आपका TCO रिवोक कर लेती है पीआईए का, सरीन की परमिशन जो है वो तो जिसका मतलब भी बता दें कि खुडे अब लेने यूरोप लगी। नहीं जा सकती पीआईए। यूरोप बेसिकली, यूरोप की जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं उनको वहां फ्लाई करने के लिए हर थर्ड कंट्री को जो यूरोप का हिस्सा नहीं है, उसको एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसको TCO कहा जाता है। पीआईए वाहिद पाकिस्तानी एयरलाइन थी जिसके पास वो TCO था, और वो लेगेसी TCO था जो दहाइयों से, यानी कि पिछले 60-70 सालों से पीआईए के पास वो चलता आ रहा है, 60 साल से तकरीबन। अच्छा, वो रिवोक कर लिया गया। शाहीन वो ले हासिल करने के प्रोसेस में, सॉरी सरीन वो हासिल करने के प्रोसेस में थी, उसको नहीं मिला। एयर ब्लू ने एक जमाने में था, शाहीन के पास भी एक जमाने में था, तो वो मैं ये बात कर रहा और आपने हूँ लिखा अब। था कि सेरीन हैड स्पेंट लाइक मिलियंस ट्राइंग टू अक्वायर इट। हाँ, सरीन ने 3 एयरबस A330 ड्राई लीज पे लिए हैं, और वाह। उस बेचारी को फिर वो खोता रूट पे चलाने पड़े, खाली कराची लाहौर पे चलाने पड़े, माजरत के साथ। ट्रंक रूट कहते हैं उसको, आप इसलिए खोता कह रूट रहे हैं कहता हूँ। क्योंकि वो गोश्त जाता है इधर उधर खाने के लिए लाहौर जाता है। पता नहीं क्या खोता चाहता है रूट बना उसके। दिया आपने तो वो उसको। तो वो A330 बेचारे चलते रहे, अब जाके बेचारों का कुछ सऊदीया दुबई वगैरह की कुछ निकली है। लेकिन इट्स अनफेयर ना, आपने लीज पे जहाज बुक कर लिया है, आप उसकी लीज देनी है, आपने क्रू रिक्रूट कर लिया है। ये ऐसा तो नहीं है कि न्यू खान की बस है आप खड़ी कर दें, बड़ा इश्तियारे को देते तो वो चला लेगा। तो ये इस तरह तो नहीं होता, और पेनाल्टीज न्याजी होती हैं अगर कोच। आप यूज नहीं करेंगे। नियाजी कितना कोच। कितने का होता है अच्छा, A380 लीज? A330 की लीज आराम से, यानी कि डेली की लीज फ्रॉम $2 लाख, $2.5 लाख। पर डे? हाँ 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 2 लाख डॉलर पर डे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पीआईए ने श्रीलंकन एयरलाइंस से A330 नए लिए थे जो 2-3 साल पुराने थे, $7.5 लाख जो है वो महीने का उसका रेंट था, ड्राई लीज का था। वाह। सॉरी 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 सॉरी, मैंने आपको 2-2.5 लाख पर डे के हिसाब से कह दिया, दैट हाँ इज मंथ, पर मंथ पर हाँ हाँ मंथ पर हाँ, मंथ। ठीक, वही मैं हाँ, जरा ड्राई लीज। शौक में अच्छा, ही चला ड्राई गया लीज था। के ड्राई लीज के मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं। बाज ड्राई लीज होती हैं जिसमें इक्विपमेंट मेंटेनेंस का भी क्लॉज होती है, डिपेंडिंग ऑन वट एवर। सो हाँ ठीक है। सरीन के बहुत पुराने जहाज हैं, तो खैर उसकी डिफरेंट है। अच्छा, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट के, अब इसको हम जो प्लॉजिबिलिटी की आप बात करें, ये तकरीर होती है, याजा रिवोक करती है, और विद इन डेज वर्जिन अटलांटिक आउट ऑफ द ब्लू कहती है कि हम पाकिस्तान फ्लाई करना चाहते हैं, और उनको परमिशन मिल जाती है। अब मुझे ये बताएं कि वर्जिन ने जब फ्लाइट शुरू करनी होती है तो वो 6 महीने पहले अनाउंस करते हैं, रूट ओपन करते हैं कि जी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह की अनाउंसमेंट्स होती रही हैं, लेकिन कभी भी ये टेंजिबल किस्म की बात नहीं हुई थी कि जी हम शुरू कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। फिर इन एयरलाइंस के पास
इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि बैठे बैठे वो कहें अच्छा ठीक है, हम जहाज हमारे पास खाली खड़ा है तो हम कर लें। जहाज लीज होता है, क्रू मैनेज किया जाता है, सारा कुछ होता है, यूनियन से बात की जाती है पाकिस्तान के रूट पे आने से पहले। अब ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर की फ्लाइट्स बंद की क्योंकि यूनियंस ने उसके ऊपर इश्यूज क्रिएट किए थे, और हम्म। दूसरे करेंसी का भी इशू था। ब्रिटिश एयरवेज ने स्ट्रेट अवे फ्लाइट्स बढ़ा दी इस्लामाबाद की। तो कहने का मकसद ये है कि आप इसको डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप इसकी जो क्या कह सकते हैं ना, हाउ डू यू से, यू कैन ताने क्रिएट अ बाने पिक्चर मिलते आउट ऑफ हैं। इट। ताने बाने इस मिलते हैं। बट अगर आप कह रहे हैं कि इसमें महीने लग जाते हैं, तो देयर वाज नो वे दे कुड हैव एंटिसिपेटेड द क्रैश, राइट? सो ऑल ऑफ दिस वाज द कैटलिस्ट फॉर ऑल ऑफ दिस हैपनिंग क्विकली वाज द Not क्रैश। the crash. No, I think that was not the crash. The speech was the catalyst. The speech was basically हाँ, बट स्पीच crash तो हुआ। इसलिए हुई अच्छा, क्योंकि क्रैश हुआ अच्छा, था, या आप कह रहे हैं कि अगर क्रैश नहीं भी होता तो प्लान था स्पीच का? स्पीच का प्लान नहीं भी था तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई और प्लान था, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी ऑफ कोर्स ब्रिटिश एयरवेज के साथ और वर्जिन अटलांटिक के साथ। आई मीन लाइक, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे यानी कि लोगों ने बताया। एंड हम्म। आई फाइंड इट वेरी प्लॉजिबल कि ये सारे डॉट्स कनेक्ट हुए। देखें, आप एक ऐसी इंक्वायरी जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो इंक्वायरी खुडे लाइन लगी हुई है, जिसका कुछ यानी जिसको कोई, हाउ डू दैट कम अबाउट। अच्छा, उसके अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो जो समझने की जरूरत है कि पीआईए के अंदर जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं और जो पीआई के अपने पायलट्स हैं, उनकी भी एक जंग चल रही है। फिर दूसरे नंबर पे जो एक चीज लोगों को समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसका जो क्या कहते हैं रूट नेटवर्क है, वो ऑफ कोर्स काफी अरसे से श्रिंक हो रहा था। उसके जो लॉसेस हैं वो भी काफी बढ़ते जा रहे थे। तो उनके लिए भी अपने पायलट्स को इस लिहाज से जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा था। तो उसके उनकी रिप्लेसमेंट के लिए ये आसान सोल्यूशन था। ये भी बीच में से सुनने में आ रहा था कि एयरफोर्स के पायलट्स को कहा गया है, बहुत सारे पायलट्स मुझे बताते हैं हम्म। कि जी एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने बिठा के एयरफोर्स के लोगों को कहा कि मैं आपके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैंने एयर मार्शल साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। किसी पायलट ने आज तक मुझे आके इसका प्रूव नहीं दिया कि मैं उस तकरीर में बैठा हुआ था, एयरफोर्स वाले ने या किसी ने। मैंने एयरफोर्स वालों से भी पूछा कि ये बात हुई। सो आई डोंट ऑफ द थिंक कि, रिकॉर्ड मुझे भी एक एयरफोर्स के पायलट काफी चीजें बता चुके हैं, बट ऑल ऑफ दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड। सो डिड ही टेल यू कि एयर मार्शल ने उनको कहा था कि तुम्हें नौकरी ये वाला दिलवाऊंगा मैं। वाकया नहीं बताया था, लेकिन जो मसलों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये मसले उन्होंने भी तस्दीक ऑफ किया था कोर्स, कि ये चल रहे ऑफ हैं। कोर्स, तो बुनियादी तौर पे देखिए, एक पायलट पीआईए का जो पायलट होता है वो कैडेट के तौर पे यूज शुरू करता है, एटीआर पे पहले करता है, डेरा गाजी खान और पंजगुर और वो सारे रूट्स करता है। फिर उसके बाद वो तरक्की करके A320 पे जाता है, उसके ऊपर फर्स्ट ऑफिसर के तौर पे काम करता है। फिर वो 777 पे फर्स्ट ऑफिसर बनता है। हम्म। फिर वापस एटीआर पे जाता है और जाके वो पायलट कैप्टन की ट्रेनिंग शुरू करता है, और फिर वो तरक्की करते करते 777 तक करता है। पूरा प्रोसेस है। बाज एयरफोर्स के लोग जो आए उनको स्ट्रेट अवे ऊपर ले जाया गया, उनको बेसिकली फास्ट ट्रैक किया गया, क्योंकि उसके ऊपर एक जो रिफ्ट थी वो चल रही थी। दूसरे नंबर पे हमारे माशाल्लाह जो चीफ जस्टिस साहब थे, साकिब निसार साहब, उनके कोई दोस्त यार थे, पायलट थे। साकिब निसार साहब ने मुशर्रफ रसूल सियान को सिर्फ इस चक्कर में, और भी एक दो चीजें थी लेकिन मेन इशू ये था कि मुशर्रफ ने इनकार कर दिया था कि वो उनके फ्रेंड को रखने के लिए रिटायरमेंट की एज जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देगा, तो उस वो ताकि वो अपना काम जारी रख सके। अब मुशर्रफ रसूल सियान ने जब ये रिफ्यूज किया तो उसके बाद उनकी खारिज करने पे भी सू मोटो हो गया था, और फिर वो टेल चेंज करने में भी सू मोटो हो गया था एंड एवरीथिंग। सो ये ऐसा गुजलक मामला है कि आप कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। अच्छा, इसमें क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए, प्लॉजिबिलिटी ऐड करने के लिए, फाइनल रिपोर्ट भी बता दें कि जब पता किया कि क्या एक्चुअल डूबियस हैं, उसके क्या नंबर्स हैं। बोल तो कुछ 1/3 दिया था, बट जब खोदा पहाड़ तो चूहा क्या निकला। देखें, मैं इसको इस एंगल से नहीं देखता, मैं उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जो प्रोसीडिंग है, जो जजमेंट, उसकी बुनियाद पर देखता हूँ। जज साहब ने पूछा रिपोर्ट कितने है, रिपोर्ट नदारत। जब रिपोर्ट ही नहीं है तो आप लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं? मैंने आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हम्म। शहजाद साहब तैयार की। मैं कहता हूँ जी आप चोर हैं। आप कहते हैं जी मैं कैसे चोर हो सकता हूँ, बताएं कहाँ से आपने सबूत किया। मैं कहती मेरे को कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, पीटीआई वाला जवाब दे देता हूँ। हाउ लिफाफे कैन आई टेल यू लिफाफे कि आप, लिफाफे बोल देना डायरेक्ट। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपने पायलट्स की जो, अच्छा अब उसमें इशू भी है, मजे की बात मैं बताऊं, गुड दैट यू आस्क। मेरे एक फ्रेंड है, अब फॉरेन किसी एयरलाइन पे ये छोड़ के चले गए उसमें। जब ये लिस्ट आई तो वो मेरे साथ बैठा हुआ था, वी वर हैविंग फूड एट सरीना इस्लामाबाद।
कहता है यार तुझे याद है फलां तारीख को मैंने तेरे साथ यहीं बैठ के खाना खा रहे थे, हम अक्सर राकापोशी में बैठते थे, वो एक थोड़ी सी सेफ जगह होती थी, बाहर बैठ सकते हैं तो आप। ओके, इस्लामाबादियों को कोई कहता अच्छा खाना तो मिलता नहीं, आपकी मर्जी, आप जहाँ भी खा लें, फर्क क्या पड़ता तो है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि वहां ना अमूमन इंडोर्स होते हैं, तो ये बाहर बैठने की जगह है। कोसार में बड़ा पॉश तबका जाता हाँ। है ना, तो सरीना थोड़ा सा आप अपनी एलिवेट करते हैं राखा चीजों पोशी को। का भी कौन सा एनीवेज, खाना अच्छा है, कुछ भी खा लें आप इस्लामाबाद आई में, नो, फर्क क्या आई नो। पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कहता है यहीं बैठे हुए थे। मैंने कहा हाँ यार फलानी। कहता उस दिन का मेरा ही इन्होंने लगाया हुआ है, उस दिन के चक्कर में मैं तुम्हारे सामने मैंने तुम्हें कहा, लाइक आई वेंट ऑन उबर, पिक्ड हिम अप फ्रॉम सीए एग्जाम सेंटर, टुक हिम टू सरीना इस्लामाबाद। कहता मेरा नाम उस दिन मैं तेरे नाल हैगा सी, तू मेरा गवाह हैगा कि मैं एग्जाम दे के आया। कहने तू उस दिन एग्जाम नहीं दिता, क्या आपने एग्जाम नहीं दिया उस दिन? तो बुनियादी तौर पे अच्छा, अब इसमें जो 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 नाम आए वो किस से आए? एक पायलट साहब ने लिखा है कि वो 26 जनवरी 2015 को उन्होंने एग्जाम दिया है, और रोटा के अंदर 26 जनवरी 2015 को उनकी फ्लाइट थी कराची की। अब जिस तरह, अगर आई डोंट नो आपने मैंने तो अपनी यूनिवर्सिटी यूके के जमाने में रोटा पे काम किया, पिज्जा हट में वेटर के तौर पे भी काम किया है। तो हमारे रोटा होते थे और रात को हम फोन करते थे, यार मेरी आज सुबह ना कल क्लास है, तो तू मेरी जगह सुबह की शिफ्ट कर ले, मैं तेरी जगह शाम शाम की शिफ्ट कर लेता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। ऑपरेशंस, फ्लाइट ऑपरेशंस डील करता है, स्टैंड बाय पे पायलट्स होते हैं, आप कहते हैं यार तू कर ले। जो मशहूर मुल्तान का बड़ा मशहूर क्रैश है, मैंने जो स्टोरी की थी पायलट्स लाइसेंस के ऊपर, उसके ऊपर मैंने, आई थिंक चौथाई कैप्टन है मेरे, मुझे पूरा नाम याद नहीं है। ही वॉज सपोज टू फ्लाई दैट फॉकर प्लेन फ्रॉम मुल्तान। ही कॉल्ड इन हिज फ्रेंड टू डू द फ्लाइट, एंड ही स्टेड होम। कोई चक्कर था, कोई बीमारी थी, कोई मसला था, तो इनकी फ्लाइट थी, वो गया, एंड ही डाइड ऑन दैट फ्लाइट एंड ही लिव्ड। एंड देन आफ्टर मेनी इयर्स ही टुक ऑफ ऑन A320 फ्रॉम लाहौर एयरपोर्ट। बर्ड स्ट्राइक की वजह से इंजन खलास हो गए, एंड ही मैनेज टू ब्रिंग द होल प्लेन डाउन एट लाहौर एयरपोर्ट सेफली, मेकिंग, उसका नाम बेचारे का भी लिस्ट के अंदर था। तो ये तो बेसिक प्रोसीजर। इसके ऊपर आपको बुनियादी तौर पे ये चेक करने की जरूरत है कि आप शो कॉज नोटिस जारी करते कि पायलट जी 15 तारीख को आपकी फ्लाइट भी लगी हुई है, आप एग्जाम भी दे रहे हैं, बताएं क्या हो रहा है। आप प्रूफ लेके आते हैं कि जी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो ये टाइम है, या मैं अपनी बीवी के पास था ये टाइम है, या मैं अपनी मिस्ट्रेस के पास था, वट। मैं एविएशन के सिनेरियोज बता रहा हूँ, ये टिपिकल। ओ अच्छा, गॉड। तो क्या अच्छा होता है खैर, माइल माइल अच्छा, माइल हाई क्लब में, यानी काफी पायलट्स हैं। एग्जैक्टली। सो या मैं मैं किसी और टूर पे कॉकपिट था, पे था या मैं, उस वक्त, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो वो जो है, और मैंने एग्जाम नहीं दिया है, मैंने एग्जाम दिया, बेसिक ये चीजें। देखिए चंद पायलट्स थे, यानी कि दे आर नॉट मोर, दे आर इन सिंगल डिजिट, जिनके प्रॉपर इश्यूज थे, जिनमें से एक पायलट साहब जो है उनका भी केस बाकायदा चल रहा है, और उन्होंने पंजगुर एयरपोर्ट पे ATR जो है उसका उनका थोड़ा सा मसला हुआ था, उस पे उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, और कहा था कि उन्होंने बहुत स्टूपिड गलती की है। या वो आंटी जो कि किसी की सिफारशी पायलट है, यानी कि वो उनके हस्बैंड सिविल एविएशन में होते हैं, और वो बड़ी ग्लैमरस PAPI का फेस था, वो याद है, दो बहनें, फोटोज शोटोज बड़ी नहीं। आती थी कि बड़ी दोनों बहनें पायलट्स हैं, और ये वो। अब उनमें से एक मोहतरमा ने ATR जो है वो गिलगित एयरपोर्ट पे फड़का दिया था। वो फिर वहीं पे एयरपोर्ट पे ही पड़ा है अभी तक बेचारा, वो पिछले दिन नीलाम हुआ है। यानी कि वो, शी केम टू हॉट टू लैंड, दैट बाय द टाइम it was supposed to apply brakes and everything, she overshot the runway and went into the कच्चा। तो अब इस तरह के इश्यूज जो हैं वो बुनियादी तौर पे ट्रेनिंग के इश्यूज हो सकते हैं, वट एवर, इनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, आप उनको डीलिस्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं जाए दोबारा करके आए समथिंग। एक दुनिया भर में होता है। यहाँ की मिसाल दूं, मैं यूरोप की मिसाल दूं, स्वीडन का एक लड़का क्लीनर के तौर पे काम करता था एक एयरलाइन के ऑफिस में। शाम को उसने सफाई सफाई करके सिमुलेटर पे हाथ सीधा करना शुरू किया। घर बैठ के उसने फोटोशॉप पे अपना लाइसेंस प्रिंट किया और जाके अप्लाई किया। कोरेंडन एयरलाइन टर्की की, यूरोप की दो बड़ी एयरलाइंस के लिए 10 साल नौकरी करता रहा, फ्लाइट उड़ाता रहा, घर पे प्रिंट किए हुए लाइसेंस पे। ये पब्लिश स्टोरी है, ऑन द रिकॉर्ड है। आई विल सेंड यू द लिंक सो यू कैन शो इट ऑन द स्क्रीन। और बाद में फिर कोई इस तरह का चक्कर हुआ तो वो पकड़ा गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिग्री का पायलट के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेंगे आपने मैट्रिक किया हुआ है? जी किया हुआ है। आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है? जी आती है। आप पायलट बन सकते हैं। अमेरिका में बच्चे पैदाइशी अंग्रेजी बोलते हैं, वहां पे ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनीबडी कुड फ्लाई। ओ भाई, पाकिस्तान में मुबश्शिर लुकमान के पास लाइसेंस है। फखरे आलम के पास भी।
दैट वाज सपोज्ड टू बी फनी बाय द वे, आप हंसे ही नहीं। अच्छा, मुझे लगा वाकई मुबशिर लुकमान के पास है, क्योंकि फखरे मुबशिर रहमान आलम के पास साहब है तो। लाइसेंस। हाँ वाकई में। हाँ, मुबशिर का अपना जहाज भी है भाई, 3.5 करोड़ का वाह जहाज वाह है। वाह 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 वाह, वही जब सो प्रोग्राम फखरे आलम के में पास। बड़े बड़े लोग आए, मेहर बुखारी के साथ प्रोग्राम हो रहा हो, तो फिर प्लेन्स मिलना कितना मुश्किल काम है यार। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील हमारे यहाँ उसको जो डिग्रियों के ऊपर जाली। अब वकार यूनुस के भाई साहब जो हैं, उनकी जाली डिग्री का मसला था। वो आज भी सऊदीया में सऊदी एयरलाइंस के लिए फ्लाई कर रहे हैं। दे डोंट केयर। आपकी क्वालिफिकेशन एक एचआर का प्रोसेस का इशू है, जिसमें आपने लिखा है कि जी अच्छा ये जॉब है। अब मसलन आपको एक प्रोड्यूसर की जरूरत है, यानी शहजाद को एक प्रोड्यूसर की हम्म। जरूरत है, आप लिख देते हैं कि मुझे इसके लिए पीएचडी चाहिए। तो पीएचडी एक रिक्वायरमेंट है, आप मालिक हैं, बॉस हैं, आप कहें जी मुझे पीएचडी के बाद मास्टर्स का बंदा मिला, मैं हायर कर रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग विच इज प्रोसीजरल। पीपल हैव मेड सच अ बिग इशू। लेकिन इसकी बुनियाद में जो टसल है वो पीआईए के पायलट्स की है, और इन जो ऊपर से हम्म। आने वालों की है। अब देखें, हर इस- साल पीआईए 25 के करीब पायलट ट्रेनीज लेती थी। अब ये पाकिस्तानी नौजवानों के साथ जुल्म है। पाकिस्तान में इतने सारे फ्लाइंग स्कूल हैं जहां छोटे छोटे बच्चे जाके एस्पायरिंग पायलट्स के तौर पे ट्रेनिंग्स करते हैं। कम अज कम शहजाद साहब, 40 से 50 लाख रुपए आज से 5 साल पहले लगते थे पायलट बनने में। 10,000, या अब तो मेरे ख्याल में शायद 40,000 या 50,000 का 1 घंटे का लेसन है, यानी आपका फ्लाई करने का। वो इतना पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद उनके पास जॉब भी नहीं है। अब एयर ब्लू एयरफोर्स से हायर करती है, क्योंकि एयर ब्लू के मालिकान जो हैं, उन्होंने शुरू में सारी मैनेजमेंट एयरफोर्स की रखी हुई थी। शाहीन एयरफोर्स की एयरलाइन थी। सीरीन के जो सीईओ हैं वो एयरफोर्स से हैं, उन्होंने सारे एयरफोर्स के लोग रखे हुए हैं। तो फिर बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? वेयर वुड दीज चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग टू बिकम और हु आर ट्रेनिंग टू बिकम पायलट्स वुड गो? तो ये टसल जो है बुनियादी तौर पे सारे जो फसाद है उसकी रूट में है, और जाहिर बात है इनका हाथ ऊपर है। तो तो वो जर्नलिस्ट को भी ले लेते हैं, सबको ले लेते हैं, और वो खप डालते रहते हैं। ये तो आपने मुल्क का जो मसला है वो एक एक एनेक्डोट में बता दिया, ये हर जगह का यही यही इस तरह का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, अच्छा, जो ये फेक और एग्जैक्टली। डूबियस, फेक वर्सेस डूबियस वाली डिबेट थी, उसमें अगर आप कह रहे हैं इंटरनल मीटिंग में इट वाज डिसाइडेड कि डूबियस है, फिर गुलाम सरवर ने जाके फेक बोल दिया, तो फिर 2-3 दिन बाद जब इमरान खान की स्टेटमेंट आई, उन्होंने क्यों डिफेंड किया, उन्होंने वापस फेक क्यों रिपीट किया? लेकिन इमरान खान ने बाद में उसको फिर अनडिफेंड भी कर दिया था ना। इमरान खान ने कोई गलती की थी, दैट वाज अ मिस्टेक, ही शुडंट हैव डन दैट। शाह महमूद कुरैशी बाद ने भी में जब कहा, नुकसान हो गया सारा, बैक फिर ट्रैक क्या किया। फायदा? ऑफ कोर्स। आई देखो, मैं इस चीज को, मैं तो इस चीज को देखता हूँ कि आई एम वेरी वेरी श्योर, आप इसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहें, मेरे पास जो शवाहिद हैं, जो डॉट्स मैं कनेक्ट करता हूँ, उसके नतीजे में आता है कि somebody इन इमरान खान गवर्नमेंट टुक मनी टू डू दिस जॉब। somebody has। और मैं ये समझता हूँ कि इन 4 अफराद के खिलाफ नहीं तो कम से कम इन 3 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जितने पीआईए के लॉसेज हैं, शाहीन सरीन एयर ब्लू के लॉसेज हैं, उन सब का हर्जाना इनसे लिया जाना चाहिए। आजम खान, हसन नासिर जामी, गुलाम सरवर खान। गुलाम सरवर खान से मेजर शेयर लिया जाना चाहिए, बाकी दोनों से, इन 3 अफराद से ये पैसे लिए जाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से नुकसान हुआ है। और मैं आपको शहजाद ये भी बात बता दूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मेरी रिपोर्टिंग की हिस्ट्री में, पीआईए की जो इम्प्रूवमेंट है उस पर जितनी एफर्ट नवाज शरीफ के आखिरी दौर में, शाहिद खकान अब्बासी के दौर में, और एयर मार्शल अरशद के शुरू के पीरियड में हुई थी, अनप्रेसिडेंटेड थी। जितना फोकस कॉस्ट सेविंग, करप्शन के ऊपर जो क्लैम्प डाउन था, गैर जरूरी चीजें थी वो सब खत्म करने के ऊपर जोर था, एयरलाइन बहुत बेहतर हो गई थी। यानी आपके पहले हाल होता था, आप हर दफा 6 जहाज वेट लीज पे लेते थे, और लेके फिर आप कोऑपरेशन चलाने पड़ते थे। मुशर्रफ रसूल सियान ने इन सबसे जान छुड़ाई आपकी। फिर उसके बाद आपने आके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, कैबिन इनकी सबकी वो खत्म की। न्यूयॉर्क का रूट जो कि आपका एक दहाई से लॉस मेकिंग था, आपको पता है न्यूयॉर्क का एक फ्लाइट जो थी, मुझे मुशर्रफ सॉरी उसने बताई थी, क्या नाम है उसका, डीजी से एलिवेशन होते, $1 मिलियन की एक फ्लाइट बनती है। वाओ। हफ्ते की 2 फ्लाइट्स होती थी। हमारे माशाल्लाह मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे, इनके भाई स्टेशन मैनेजर थे वहां पे, उनकी लॉटरी निकली हुई थी वहां पे। हफ्ते की 2 फ्लाइट जाती थी। जो फ्लाइट मंडे को गई है उसके ऊपर जो क्रू गया, अच्छा क्योंकि 14 घंटे की फ्लाइट है तकरीबन, तो उसके ऊपर 2 क्रू जाते हैं, 2 कैप्टन, 2 फर्स्ट ऑफिसर्स, और 7 कैबिन क्रू, एक साथ एक के लिए। ये पूरा का पूरा टब्बर पूरा हफ्ता वहां रहता था होटल में।
और टीएडी लेता था और वापस आता था, और सिवाय सीजन के वो फ्लाइट कभी भी फुल नहीं होती। लेकिन वो फ्लाइट इसलिए चलाई जाती रही क्योंकि बाद सेनेटर साहिबान जो कि बड़े फैशनी फैशनी तरीके से पीआईए को क्रिटिसाइज करते हैं, और पायलट्स की फैमिलियां थी, और जारी बात है एक रूट चल रहा है तो पीआईए के क्रू को इजाजत मिलती है कि वो उसके लिए सस्ते फ्री टिकट्स ले सकते हैं। तो वो सारा चलता रहा 10 साल, ये लॉसेस एक्यूमुलेट करते रहे। एक रूट की बात करूं मैं, पिछले 5 साल में सिवाय सऊदी अरब के पीआई का कोई भी रूट यील्ड के हिसाब से प्रॉफिटेबल नहीं था। प्रॉफिट है, यील्ड नहीं थी। टोरंटो बमुश्किल पूरा करता है पैसा, क्योंकि वहां पे क्या फर्क है मोनोपोली प्रॉफिट और यील्ड में? आपकी। देखिए प्रॉफिट आपने मसलन साल लाइक $100 आपने कमाए, उसमें से आपकी कॉस्ट सारी निकल गई, सब कुछ निकल गया, आपने लोन्स पे कर दिए समथिंग। यील्ड इज द एक्स्ट्रा दैट यू अर्न ओवर इट। मसलन जो आप लेट्स से जो मुझे मुझे समझाया है उन्होंने एविएशन में, कि जो आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करती है, यानी कि वो पैसा जो आप सीजन ऑफ सीजन को बैलेंस करने के बाद जो ओके। आपके पास बचता है, इट्स इट्स ओवर द प्रॉफिट। प्रॉफिट तो वो है ना कि मतलब जो एयरलाइन जो मतलब अगर टिकट आप सेल करती हज है तो हज का रूट चला रहे हैं तो वो वाली फ्लाइट प्रॉफिटेबल है। बट एग्जैक्टली आई मीन आई एम गिविंग एन एग्जांपल, यू सेड सऊदी वाला हाँ। प्रॉफिटेबल है बाकी नहीं है, बट एज एन एग्जांपल। बट हज का रूट चलाना एज अ साल की स्ट्रैटेजी, कंपनी स्ट्रैटेजी, वो यील्ड नहीं देगी इवन अगर वो क्यों सिंगुलर फ्लाइट्स प्रॉफिटेबल है। नहीं, वो यील्ड देगी क्योंकि उसके ऊपर आपको कंफर्म पैसा मिल रहा है। आपके पास लेट्स से 18,000 सीटें, आपको हम्म। 18,000 हुकूमत हज के बंदे दे देती है। स्ट्रेट अवे पैसा जाता है, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यील्ड बुनियादी तौर पे एयरलाइंस यूटिलाइज करती हैं फ्लीट रिन्यूअल के ऊपर, स्पेयर पार्ट्स के हम्म। ऊपर। हमारी तरह ये नहीं होता कि एक जहाज गया है तो उसके सारे स्पेयर पार्ट्स जो पहले से खड़ा उसको लगाएंगे और फिर वेट करेंगे कि अगला आए तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। तो तो वुड ये यू बी इन चीज ध्यान फेवर ऑफ रखिए। प्राइवेटाइजिंग पीआईए देन? हु वुड बाय इट? वुड यू बाय इट? शायद का कान अब्बासी साहब कहते हैं, मैं तो फ्लाइट उनसे नहीं किसी खरीद ने सकता यार, आप मुझे मुझे एयरलाइन खरीदने का नहीं कह नहीं, रहे हैं। assume you have millions sitting in your coffer, would you हाँ spend नहीं, on मैं PIA? नहीं। नो। शायद का कान अब्बासी साहब ने कहा कि हम किसी को पैसे दे के भी कहें कि ले लो तो वो भी नहीं लेगा। तो फिर बंद करने तो क्यों चला प्रॉफिट, रहे हैं हम पीआईए? ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। अब मसलन आज ये आटा की वार्निंग आई है कि पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं, अब मसलन आप पाकिस्तान में, मसलन मैं अमेरिका में बैठा हूं, मैंने पाकिस्तान से अपने ट्रैवल एजेंट को, मैं अक्सर मेरा ट्रैवल एजेंट पाकिस्तान में है, जो मेरी दुनिया भर की फ्लाइट जो जब भी मैंने करनी थी वो बुक करता है। अब मैं उससे कहता हूं कि मेरी फ्लाइट वो बुक नहीं कर सकता। बहुत सारी एयरलाइंस ने जो सोटो बुकिंग्स हैं, जो थर्ड कंट्री बुकिंग्स हैं, वो अलाउ नहीं की, पहले अलाउ होती थी क्योंकि डॉलर का है जो हम्म। जो क्राइसिस है। तो अब डॉलर का क्राइसिस आएगा तो सिर्फ पाकिस्तान से टू एंड फ्रॉम फ्लाइट्स जो है वो बुक हो सकेंगी। मेजोरिटी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो कहेंगी आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड से हमारी वेबसाइट से परचेज करें, पाकिस्तान में एजेंट को पैसे ना दें। वो नहीं लेना चाहेंगी। तो फिर आप रिलायंट हो जाएंगे पीआईए पे, शाहीन सरीन पे, एयर ब्लू पे या दूसरी एयरलाइंस के ऊपर। तो पीआईए बंद इसलिए भी नहीं की जा सकती। दूसरे नंबर पे पीआईए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। ये जेन्युइन वाला स्ट्रेटेजिक एसेट है क्योंकि हम एक ऐसा डावाडोल किस्म का मुल्क है जो हर वक्त कहीं ना कोई 2 नंबर काम कर रहा होता है कि सैंक्शंस लग सकती हैं या कुछ हो सकता है। तो पीआईए एक वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ सर्वाइवल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है वेयर यू बेसिकली गेट इंफॉर्मेशन कि mesela आपको जैसे कोविड में लॉकडाउन था, आपके स्ट्रैंडेड हम्म। पैसेंजर्स थे, एयरलाइन ने हाथ झाड़े और कहा कि जी हम नहीं फ्लाई करके, आप जाने और आपका काम जाने। सो यू हैव टू यूज दैट। इमेजिन करें अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह आपको चार्टर करने पड़ते तो आपको लग पता जाता। हमने अफगानिस्तान में अफगान जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स के लिए पीआई की फ्लाइट चार्टर की। एक एक फ्लाइट $500,000 से पौने यानी कि 750 लाख डॉलर्स की तकरीबन बनती थी। वो हमने आधे किया घंटे या की फ्लाइट है। लोग? weren't people हमसे booking मुराद up? हम हमसे मुराद We got paid for that, एनजीओज नहीं? ने, पीआई पाकिस्तान को पे किया हाँ। गया, बिल्कुल पे किया गया। तो सो मैं ये ये कह रहा हूँ रिजर्व कि रिजर्व में खड़े रखें जहाज, पार्क हैंगर वैंगर में कर दें यार, जब स्ट्रेटेजिक अच्छा, मसले आएंगे तब यूज कर लेंगे। नहीं है, अब मसला है कि ड्राई लीज पे जहाज है। लीज पे है, आपने ड्राई अच्छा। लीज पे जहाज लिए हुए हैं, आप ये आपके अपने ड्राई लीज जहाज वेट टोटल लीज का 7 है। क्या फर्क है? अच्छा, मुशर्रफ दौर में पीआईए ने 7 जहाज खरीदे थे, बोइंग से डायरेक्ट खरीदे थे। वो लीज टू ओनरशिप पे थे कि मसलन जहाज आपने ले अच्छा, लिया, उसकी किस्तें देते रहे, जैसे आप गाड़ी लीज मैं करते जैसे हैं। गाड़ी लेते हैं। ड्राई लीज जो होता है बुनियादी तौर पे दुनिया में मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जैसे ईयर कैप एक है, आयरिश है, या इंटरनेशनल लीज फाइनेंस आईएलएफसी है।
वो बड़े बड़े बल्क में ऑर्डर करते हैं, 2-2, 3-3 सौ, 4-4 सौ, और उनके उनका पूरा पूरा जो क्या कहते हैं ना पोर्टफोलियो है, वो हम्म। हजारों जहाजों का है। वो जहाज एयरलाइन से खरीद के रखते हैं और फिर आगे वो आपको रेंट पे देते हैं। तो ड्राई लीज जो होती है, उसमें सिर्फ जहाज आता है, उसमें कुछ क्लॉजेज वगैरह ऊपर नीचे होती है, बाद में मेंटेनेंस होती है, बाद में नहीं होती। आप अपने क्रू के साथ उसको चलाते हैं। तो पीआईए ड्राई लीज पे जहाज लेती है। पाकिस्तानी सिविल एविएशन के लॉज के मुताबिक आप 6 महीने से ज्यादा वेट लीज का जहाज नहीं रख सकते। 6 महीने की कंडीशन इसलिए रखी कि अगर आपका कुछ जहाज खराब हो गया है, कुछ गड़बड़ है, तो आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन में हैंडल करने के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए होना चाहिए। तो ड्राई लीज वो होता है। वेट लीज जहाज होता है वो बुनियादी तौर पे क्रू के साथ आता है। तो अगर आई डोंट नो आपने आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले सफर किया हो, तो पाकिस्तान में ग्रीन और लाल रंग का विंड रोज के जहाज नजर आते थे, या पेगासस के जहाज नजर आते थे, या वियत हाँ, जेट के जहाज पेगासस के नजर आते होते थे। थे। और वियत जेट के जहाज में लाल रंग की स्कर्ट्स और वो पहने फ्लाइट्स हम्म। नजर अटेंडेंट्स नजर आती थी। तो वो वेट लीज में जहाज होते थे, जिनके कैप्टन वियत जो पेगासस के थे वो टर्किश होते थे, वियत के वियतनामीज होते थे। तो वो क्रू साथ आता था। विंडरोज के यूक्रेनियंस होते थे। तो वो जहाज का क्रू साथ आता है, एयरलाइन उनको पैसे देती है उसके, और वो इस तरह यूटिलाइज करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। दुनिया में मेजोरिटी एयरलाइंस जो है वो जहाज लीज पे रखती हैं। 10 साल इस्तेमाल किया, उसके बाद लीजर को वापस किया और कंटिन्यू किया। पीआईए 6 साल के लिए लीज पे लेती है, और फिर उसके बाद उस जहाज का वो बैंड बजाती है कि वो लीजर कहता है तू ही रख, सानू पैसे दे दे। तो इन्होंने अच्छा, तीन इसमें। जहाज लिए, 2 जहाज लिए थे, तो वो अभी पिछले दिनों इन्होंने खरीद लिए हैं। तो पीआई के पास इस वक्त 9 जहाज अपने हैं जो इनकी मलकियत ही है, हम्म। बाकी ड्राई लीज के। ये दुनिया भर में होता है कि आपने अगर पीआईए में कभी भी नौकरी की है तो आपके बच्चे बीवी सब फ्री ट्रैवल करेंगे? ये हमने ही नहीं, बेनिफिट्स पर्क्स दिए हुए हैं, या ये हर जगह होता है? नहीं, तमाम एयरलाइंस बेनिफिट्स पर्क्स देती है, लेकिन अब पीआईए नहीं देती। अब पीआईए बेसिकली, पहले पीआईए के अंदर था कि आप कैप्टन हैं, ये वो हैं, तो वो आप बुनियादी तौर पे साल के इतने टिकट्स मिलते हैं वो कम कर दिए, बिजनेस क्लास में सफर करते थे वो भी खत्म कर दिया। बहुत सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, जो मेरे ख्याल में आखिरी उसकी रेमिनेंट से वो एयर मार्शल ने फारग कर दी थी सब। यानी एयर मार्शल साहब का तो यहाँ तक होता था कि मसलन जर्नलिस्ट को टिकट्स मिलते थे नून लीग से पहले। तो वो कोयटा के एक जर्नलिस्ट साहब थे, उन्होंने अपने डिस्काउंट ट्रैवल एजेंट को दे रखा था, वो टिकट्स बुक करता था और डिस्काउंट से पैसे अपनी जेब में रखता था। माशाल्लाह। तो वो हमारे फ्रेंड ने, दानियाल गिलानी साहब, जर्नल यानी पीआरओ थे पीआई के, तो उन्होंने आके वो बंद कर दिया था। तो अब जर्नलिस्ट भी फ्री टिकट नहीं ले सकते या डिस्काउंटेड टिकट नहीं ले सकते। फिर दूसरे, लेकिन इनको मिलते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनको मिलते हैं, फौजी हैं इनको मिलते हैं, इनके आप अगर सस्ते मैं टिकट्स अगर मिलते हैं। सड़क पे किसी को रोकूं और मैं बोलूं पीआईए का क्या मसला है, तो वो बोलेगा ओवर स्टाफिंग। दैट्स द पॉपुलर ओपिनियन। इज दैट एक्चुअली द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ पीआईए दैट्स सिंकिंग पीआईए? कैन आई से समथिंग जी। ऑन द साइड? यानी कि गाय का जो हस्बैंड वाला वो यूज कर सकता हूँ मैं? गाय का जो हस्बैंड क्या होता है, भैंस? बुलशिट कह सकता हूँ मैं? अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इससे भी बुलशिट, ज्यादा भी कुछ कह एब्सोल्यूट सकते थे नॉनसेंस। आप। अच्छा, ओके, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अच्छा साहब, ये एक बात है, जब भी कोई बंदा मुझे फोन करता है मेरी राय लेने के लिए, अगर वो मुझे पीआईए की स्टाफिंग के बारे में बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल फारिग है। मैं आपको नहीं कह रहा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू। नहीं, इसीलिए तो मैंने इट्स, लेमैन पे रख दिया कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं गली में जाके किसी से पूछूं तो वो जाहिल देखिए, आदमी वो सड़क पे हमारे खड़ा। मुल्क में हमारे मुल्क में डिस्ट्रैक्शंस कुछ बना दी गई हैं, डिस्ट्रैक्शंस। हाँ। जैसे कि जी, तालिबान हमारा असासा है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस बना दी गई है, तो ये पीआईए के बारे में एक डिस्ट्रैक्शन बना दी गई है कि पीआईए का जो जो जहाज फी जहाज रेशो जो है वो ये है और ये है, ये, दैट इज ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वो जो ये तो मैंने ग्राफ्स में देखा है कि पीआईए पेज द मोस्ट, पर वो पीआईए का, नॉनसेंस ग्राफ है। आप आप किसी से भी आप किसी से भी, मिफ्ता भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, पूछे उनसे कि पीआईए का एचआर का टोटल बिल कितना है, ठीक है? बट ये तो मैंने किसी इंटरनेशनल आर्टिकल में देखा है कि पर फ्लाइट द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग पीआईए के दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये बुलशिट है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुने आप। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे या हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो एक डेली वेजर है वो कितनी तनख्वाह लेता है, और उस तनख्वाह में आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे कितने बंदे रख सकते हैं? फिर सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। पर स्टाफ, हमें स्टाफ क्यों रखना पड़ता है? अब गवादर डेली की एक फ्लाइट जाती है, कराची में किसी को इसी बात का बुखार चढ़ा कि जी टू मच स्टाफ, टू मच स्टाफ, लेट्स फायर करते हैं। उन्होंने वो जो डिस्पैचर था, जो जहाज को टो करने के लिए करता था, वो फारिग कर दिया। अब वो छुट्टी घर पे बैठा हुआ है, वो जहाज खड़ा हुआ है, जहाज को टो करने वाला कोई नहीं है। हिज जॉब वाज बेसिकली
कि उसने जहाज के जो सामान की जो ट्रॉलीज हैं वो खींच के लानी है, जहाज को फिर टो करके रनवे तक लेके जाना है, वट इस तरह करके जहाज बेसिक चीजें जो कर, या डिस्पैचर था आई थिंक, वो फारिग कर दिया उन्होंने। अब जब जहाज मूव नहीं कर रहा, कैप्टन ने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा, कहीं इधर उधर बज गया या कुछ कर गया, किसी कंटेनर में लग गया, कुछ कर गया। सो दे आर सिटिंग, उसको घर से बुलाया गया कि जी जहाज जो है वो आप आके प्लीज करें। सो देर आर सर्टन जॉब्स दैट आर रिक्वायर्ड बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दीज फ्लाइट्स टू पंजगुर, टू गवादर, टू तुर्बत, टू गिलगित, टू स्कर्दू, जहां दिन में एक फ्लाइट जाती है। वहां पे आपको पूरा पूरा स्टाफ मेंटेन करता है, बैगेज हैंडलर्स आपको चाहिए, आपको एयरक्राफ्ट टो करने वाला चाहिए, एक इंजीनियर चाहिए, फ्यूल इंस्पेक्टर वाला चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अब आपके लिए बहुत आसान है, ये बातें वो लोग करते हैं जिनके इस्तांबुल जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, हब्स होती हैं, और वो फिर उनका जो रह जाता है। सो इट इज नॉन सेंसिकल आइडिया। पीआईए का टोटल जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टाफ रहा है वो 11,000। असल इशू इशू डेली वेजेस का था, जिनको सियासतदानों ने अकोमोडेट करने के लिए हायर किया गया था। वो मिसकॉन्डर करके स्पेस बैठ गए, पिछली हुकूमत में उनको फारिग कर दिया गया, अब वो सारे चले गए हुए वर्क फ्लो। लेकिन फी तैयारा जो रेशो है ये एक बुलशिट आइडिया है, क्योंकि फी तैयारा रेशो वेरी करती है एयरलाइन के ऊपर। अब पीआईए का नेटवर्क जो है, अब पीआईए की गिलगित की फ्लाइट जो है वो सब्सिडाइज्ड होती है, उसमें फौज पैसे देती है अपेरेंटली। फौजियों की क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी है, ये स्कर्दू की फ्लाइट जो है वो अब कमर्शियल की गई हैं, पहले उनके अंदर भी उनका हिस्सा होता था, चित्राल का जहां तक ताल्लुक है। सो दैट वेरीज, डिपेंड। पीआईए का मसला जो है वो ये है कि पीआईए का जो स्टाफ है उसमें से काबिले इस्तेमाल स्टाफ जो है ना, वो मसला है, मेजोरिटी हरामखोरों की है। दैट इज द प्रॉब्लम। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पे मत लगाइएगा। मुशर्रफ रसूल सयान सेड दैट पीआईए प्रॉब्लम इज नॉट ओवर स्टाफिंग, बट नॉट is wrong staff, basically having the wrong kind of people for the job. अब मसलन पीआईए में हर स्टेशन पे एक पीआरओ है, लाहौर में भी एक पीआरओ है, इस्लामाबाद में भी एक पीआरओ है। इस डिजिटल दौर में यू डोंट नीड 4 पीआरओ। क्वेटा में भी एक है बाय द वे, आई थिंक उसको फिर कुछ अर्सा पहले फारिग किया गया था। हम्म। आपका एक सेंट्रल ऑफिस होता है, बड़ी बड़ी एयरलाइन में 2 बंदे चलाते हैं पूरी पीआर जो है वो, या किसी कंपनी को दी गई होती है। हमारे वो फैसल कपाडिया भाई जो हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था पीआईए की पीआर का, उनकी कंपनी है कुछ, उसने लिया था जिसमें। तो कहने का मकसद ये है कि यू डू दैट, सेव कॉस्ट, लेकिन आपने बंदे भी रखे हुए हैं, एजेंसियां भी हायर की हुई हैं, दैट डजंट मेक सेंस। सो मुझे ही जो लगता है, जो जो प्रॉब्लम ये मिसगाइड करने के लिए है कि जी इतना, मुझे क्या नाम है उसने, मुझे बताया गया था कि 20% ऑफ टोटल पीआईए के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से एचआर का बिल, लेस देन 20%। इसमें अगर हम टू कंक्लूड पूरे मसले का एक नंबर डालें कि गुलाम सरवर ने कैमरास के लिए, हेडलाइंस के लिए, कंस्पिरेसी के लिए, जिसके लिए भी अहमकाना तरीके से आपके लफ्ज ने चावल मार दी, इस चावल का पाकिस्तान को डॉलर टर्म्स में कितना नुकसान हुआ? आई थिंक मैंने कल, आप जब ये ट्विटर पे भी बात हो रही थी, किसी ने मुझसे सवाल किया था, और मैंने लेटेस्ट एस्टिमेट, जो उस वक्त एस्टिमेट था जब ये तकरीर हुई थी उसके साल बाद का, और अभी मैं उसको, जो डॉलर का अब रेट बढ़ गया है, इसलिए आपको लगेगा मिनिमम मिनिमम कम अज कम $2 बिलियन। $2 बिलियन? एग्जैक्टली exactly. टू, हम ये बात कर आईएमएफ रहे की हैं, ट्रांच से ज्यादा है, जिसकी हम डिफॉल्ट कर एग्जैक्टली जाएंगे ये उससे ज्यादा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं मैं बता दूं। एक तो जो आपका लॉस, जो फ्लाइट जो आपकी नहीं चली, रूट्स। जो आपका वो हो गया। फिर अब आप पीआईए, लेट्स से पीआईए है, मैंने आपको सरीन की मिसाल दी ना कि उन्होंने 3 जहाज ड्राई लीज पे लिए, हम्म। उनकी सारी कॉस्ट उन्होंने पे की, बर्दाश्त की, एब्जॉर्ब की ना। वो कॉस्ट भी तो कहीं जाएगी ना, वो कॉस्ट इस लॉस में ही आएगी। वो उन्होंने तो हम्म। बेसिकली उससे रेवेन्यू कमाना था ना, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होनी थी। अब आपका स्टाफ पेरिस में भी है, मिलान में भी है, बार्सिलोना में भी है, लंदन, बर्मिंगम, मैनचेस्टर, यूरोप के रूट्स हैं 6। यहाँ पे उनकी तो स्टाफ पार्टी है, हो गई, अब फ्लाइट्स, फारिग बैठे वो। मैं वही कह रहा हूँ। अब उन्होंने रीएडजस्ट किया, अब उनके आपने लैंडिंग राइट्स की जो वो पेमेंट्स की हुई हैं, हम्म। आप उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आपने वो सारा किया हुआ, आपने टिकट सेल किए हुए थे, जिन टिकट्स के आपने रिफंड्स दिए हैं वो, फिर डॉलर की जो एग्जेजरेशन है वो, ये सारा मिला के, और फिर अच्छा जहाज आपके कितना अरसा कोविड के बाद ये जहाज खड़े रहे, आप उनके जो कॉस्ट्स हैं वो इनकर करते रहे, और वो खड़े रहे। ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पीआईए की, एयर ब्लू, अच्छा पीआईए, एयर ब्लू, सरीन, और क्या नाम उसका, एयर सियाल भी बाद में आई लेकिन उसका इंटरनेशनल ऑपरेशन नहीं था,
उसको भी इफेक्ट हुआ इवेंचुअली। अच्छा, ये सारे हैं। फिर इनके बाद जो आपकी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज हैं, लेट्स से, अब जो मिसाल के तौर पे पीआईए के जो मसल ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी हीथ्रो पे थी फॉर एग्जांपल, अब वो तो नहीं कहेंगे ना कि अच्छा ठीक है थोड़ा टीसीओ कैंसिल हो गया, साढ़े पैसे माफ। दे विल टेक द मनी, दे हैव टू। सो मैं समझता हूं कि मैं इसको आराम से $2 बिलियन पे रखूंगा। ये मैं टोटल बात कर रहा हूँ क्रैश के बाद हम्म। से, तकरीर के बाद से अब तक का, जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स, यानी इसमें ऑफ कोर्स 100 200 अप एंड डाउन हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, एंड लेकिन परमानेंट ये लॉस इतना ऑफ बड़ा लॉस। रेपुटेशन। और एग्जैक्टली मैं उधर ही आ रहा था। रेपुटेशनल लॉस उससे बुरा है कि अब लोग सफर करना पसंद नहीं करते। लोग पाकिस्तानी पायलट, मुझे रात को एक पायलट का फोन आया हुआ था, वो कह रहा था कि मेरे लिए सबसे शर्म का मकाम ये था कि मुझे एयरपोर्ट पे जाते हुए गाली दी किसी ने, उसने कहा कि ये जाली डिग्री वाले बगैर जा रहे हैं। और जब उन पे एफआईआर दर्ज हुई, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम लिस्ट के अंदर था। कहते हैं हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे, शरीफ लोग थे, जो सुबह जहाज चलाते थे, रात को आते थे, ज्यादा दो चार बियर लगा ली, यानी कि ग्लास लगा लिया, इससे ज्यादा, या कोई मिस्ट्रेस रख लिया, कुछ इस तरह का। हमारा कोई उल्टे काम नहीं होते, हमने क्या इससे करना, ज्यादा तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा इससे तो कुछ ज्यादा भी नहीं। कुछ नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो सारा जो लॉस है वो आप कहीं ना कहीं तो पिन पॉइंट करेंगे ना। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी लॉस भी मैं ऐड करता हूँ कि पीआईए के ग्रोथ प्लान्स थे। पीआईए गोंगजू स्टार्ट करना चाह रही थी, पीआईए बुनियादी तौर पे फ्रैंकफर्ट फ्लाइट स्टार्ट करने की बात कर रही थी, बात एक्टिवली हो रही थी। पीआईए यूके के अंदर फ्लाइट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने की बात कर रही थी, ये बात हो रही थी कि डेली फ्लाइट हीथ्रो के लिए फ्लाई की जाएंगी। पीआईए A330 लीज करने जा रही थी। A330 जहाज लीज सिर्फ इसलिए करने जा रही थी कि आपके मिलान की या बार्सिलोना की डेली फ्लाइट्स, सॉरी डायरेक्ट फ्लाइट्स हो सके, ये पेरिस वाला वाया ना हो सके। तो ये सारा का सारा वो जो अपॉर्चुनिटी जो आप कैलकुलेट करते हैं, आप पीआई का मास्टर प्लान देखें जो कि उससे पहले का है, और उसके हिसाब से देखें, तो अब तो आपका हाल ये, और फिर जो आपका लॉस अभी हो रहा है, आपके मेजोरिटी पायलट्स छोड़ के जा चुके हैं। यानी मुझे रात को जिन पायलट से बात कर रहे थे वो कहते हैं हम 14 थे बैच में से, 12 जा चुके हैं। उस बैच में से जिसमें वो थे, 14 पायलट्स आए थे उस दौर में, 12 जा चुके हैं। और उनको कतर में जॉब, अच्छा इस लिस्ट के अंदर जितने पायलट्स जो थे जो छोड़ के गए हैं, उनको कतर एयरवेज ने जॉब दी है, एमिरेट्स ने जॉब दी है, फ्लाई दुबई ने, एयर अरेबिया ने जॉब दी है। वो सब फ्लाई कर रहे हैं, टर्किश एयरलाइन में फ्लाई कर रहे हैं, सऊदी एयरलाइंस के साथ फ्लाई कर रहे हैं। और अब सऊदी अरब की जो नई एयरलाइन आ रही है रियाज, वो हायर कर रही है लोगों को। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज सच अ ह्यूज लॉस कि अच्छा फिर ये दो सौ अच्छा, बासठ इसमें जो जब पाकिस्तानी फारिग हुए। पायलट्स ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए काम कर रहे थे, जब ये न्यूज़ आई कि 1/3 फेक हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा? मतलब अगर मैं कतर बहुत एयरवेज फर्क हूँ, पड़ा, मेरे पाकिस्तानी है। ग्राउंड कर दिया गया। ग्राउंड, यानी कि पाकिस्तानी फ्लाइट इथोपियन एयरलाइन के लिए फ्लाई करते हैं, उनको ग्राउंड कर दिया भाई, चार फ्लाई पायलट थे उनको ग्राउंड कर दिया उन्होंने। उनसे री क्लियरेंसेज मांगेंगे, सारा कुछ मसला होता है। शहजाद, जो जो एयरलाइन बिजनेस है ना, वो ट्रस्ट पे चलता है। हम्म। यानी हम आपका जो रेगुलेटरी ट्रस्ट है उसके ऊपर आपके पायलट को चला रहे होते हैं। हमें पता है कि पायलट काबिल है, हमें पता है कि पायलट है, लेकिन अगर जहाज की मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से जहाज गिर जाता है या कुछ हो जाता है, उन्होंने कहा ना ये देखा पायलट जो था इसमें गड़बड़ थी, इसकी सीए, उसकी जो पेरेंट कंपनी है जिसने इसको लाइसेंस दिया है, उन्होंने इसका नाम इस लिस्ट में डाला था, तुमने फिर भी इसको चलाया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो इंश्योरेंस का बिजनेस होता सारा। अब मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ। काबुल के लिए हम फ्लाई करना, जब फ्लाइट्स हो रही थी, पायलट्स तैयार नहीं थे शुरू में, क्योंकि सेफ नहीं है। और इंश्योरेंस नॉर्मल दिनों में पीआईए की फ्लाइट की $50,000 होती थी, 4.5 लाख तक इंश्योरेंस चार्ज करता है इंश्योरेंस काबुल की, क्योंकि ट्रस्ट का बुनियादी तौर पर, हम्म। क्योंकि जहाज अगर मिसाल के तौर पर कुछ गड़बड़ होती है, आप एक रिस्क ले रहे हैं, सो यू नीड टू मिटिगेट दैट रिस्क। सो मैं ये सारी चीजें बुनियादी तौर पे समझी जाती हैं। इसीलिए रेपुटेशनल डैमेज, तो मेरे ख्याल में अगर आप रेपुटेशनल डैमेज का मुझे फिगर कहेंगे, दैट इज ओवर $10 बिलियन। गुलाम ओह। सर्वर सैंक द होल इंडस्ट्री, इट्स बियॉन्ड रिकवरी नाउ। एंड गुलाम सरवर की अपेरेंटली खुद डिग्री फेक है। उसकी अपनी डिग्री फेक, उसकी और अपनी उसके डिग्री वालिद के फेक बारे में। थी, वो कोर्ट्स में आया कि वो फेक थी। फिर 2013 में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद फिर मशीन मेरे ख्याल से दो वो वाइट वॉश हो गया। 2019 में उन्होंने बोला नहीं हो नहीं गया। कुछ हाँ ठीक है, कोई मसला हाँ नहीं है। बट पहले हाँ उनका जो बिल्कुल। कोर्ट्स ने बोला था कि डिग्रियां फेक हैं इनकी खुद की। यानी मैं मुझे इतना दुख होता है, यानी मेरे लिए एक बड़ा एक इमोशनल मैटर भी है
पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री, मैं इस चीज का कायल हूं कि आपकी होम ग्रोन एविएशन इंडस्ट्री होनी चाहिए। पीआईए के साथ मेरी एक चाइल्डहुड की फैसिनेशन है, अटैचमेंट है। मेरी पहली फ्लाइट गिलगित की थी, फोकर पे फ्लाई किया था। मैं ये कहता हूं कि आप बाकी सारी चीजें अपनी जगह रखते हैं, जो बुनियादी चीज, जो सबसे ज्यादा जो क्रिमिनल डैमेज था, कि वो ये था कि बियॉन्ड एन एओटा ऑफ रिमोर्स और एओटा ऑफ एम्बैरेसमेंट और शेम, आपने ये बात की। आपने लोगों, मुझे पायलट्स की, यानी कि मैं आपको पायलट्स की बीवियों के मैसेज आते थे कि हमारा शौहर जो है वो, मैं आपको ये यानी डीएम मुझे आया हुआ है। फ्लाइट पे गया हुआ है, अभी आ अ, जाएं आप। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं अच्छा अच्छा। नहीं, कि वो बेचारा स्ट्रेस का नहीं तो शिकार हुआ अगर हुआ है। पायलट्स ने मिस्ट्रेसेस रखी हुई है तो क्या बीवियों का हक नहीं है? फिर तो दो ओपन ओपन रिलेशनशिप करें ना। मैं मैं वैसे कह रहा हूँ कि पायलट्स की बेगम का फोन मैसेज आता था कि अच्छा। हम लोग वो खुदकुशी न कर ले, ही इज लाइक ओह सो शिट। अपसेट और समथिंग। So that kind of thing, that kind of messages were coming. So I'm just saying that it's such a horrible, इसका एक horrible एक टॉल है जो इस एविएशन, और हमारी एविएशन इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही थी। यानी जो 2015 की एविएशन पॉलिसी आई थी उसके बाद इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही थी। एयर ब्लू यूके की फ्लाइट का सोच रही थी, इस्तांबुल का सोच रही थी। नए जहाज एयर ब्लू ने ऑर्डर किए थे भाई। एयर ब्लू ने पिछले दिनों नया जहाज लिया है, ब्रांड न्यू A321neo आई थिंक लिया है उन्होंने, और उन्होंने ऑर्डर किए हुए एयरबस से डायरेक्ट किए हुए थे। हाल ये था हमारा। और अब हाल ये है कि अब एयर ब्लू कहती है मैं मंजी कितने डावा तो फ्लाइट कितने चलाऊंगा, जगह ही कोई नहीं है। यू हैव ओनली सऊदी अरेबिया, और रियाद एयरलाइन के आने के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। अब सऊदी अरब की चार भाई, एयरलाइंस हैं। आप उनके आप वालिद उसके के बारे मुकाबले में में क्या क्या कह रहे करेंगे? थे? गुलाम सरवर के वालिद भी किसी चीज में इन्वॉल्व है? कौसर अब्बास ने कहा था कि वो बड़े मशहूर डकैत थे। उन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है ट्विटर के ऊपर उसकी, हाय। ट्वीट्स। ऐसा ना लगे कि हमने बहुत ही वन साइडेड ये पॉडकास्ट कर दी है, तो पीआईए की हम तारीफें जहाँ कर रहे हैं, देयर सेफ्टी रिकॉर्ड इज अबिस्मल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए, मैं पीआई की तारीफ, डोंट टेक इट कि मैं पीआई की तारीफ कर रहा हूँ। आई एम सेइंग कि जो पीआईए के अंदर पायलट्स का इशू है, मैंने आपको क्लियर बताया कि पीआईए के अंदर पायलट्स के रेपुटेशन का इशू था। जो पायलट्स की एसोसिएशन थी उसका बहुत होल्ड था, और जो क्रैश हुआ उसमें पायलट का रोल था। पायलट की ग्रॉस नेग्लिजेंस थी बुनियादी तौर पे, डिसरिगार्ड्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स था। ये हैंड्स डाउन है। मैंने आपको, यानी मैंने इससे बड़ी बात में क्या कह सकता हूँ कि पीआईए में मेजोरिटी जो है वो हरामखोर है। हाँ हाँ, वैसे। चंद लोग हैं जो काम करते हैं। सो जो ये अबिस्मल सेफ्टी रिकॉर्ड है, और इसमें मेनली पायलट एरर की गलती है? नहीं, देखिए, जो सेफ्टी रिकॉर्ड होता है बुनियादी तौर पे क्या होता है, जो बुनियादी तौर पे आप, एक पायलट एक मिस्टेक करता है, दुनिया के तमाम पायलट्स मिस्टेक करते हैं। आपको याद होगा एक जमाने में यूके में कोई कोई साइक्लोन या कुछ आया हुआ था, तो जहाज बड़े ना यूं करके लैंड कर रहे थे, तो इत्तेहाद का जो A380 था उसने क्रॉसविंड लैंडिंग की बड़ी जबरदस्त। एमिरेट्स के, ये इत्तेहाद के पायलट को शो कॉज दिया गया था कि व्हाई डिड यू लैंड द एयरक्राफ्ट, ही डिड अ मास्टरफुल जॉब। हमने उसकी तारीफों के कलाबे मिला दिए कि क्या हैंडलिंग की उसने। बट ही वॉज रिप्रिमाइंडेड फॉर दैट कि तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या थी। यू कुड हैव टेकन द प्लेन टू मैनचेस्टर और टू लंदन, व्हाई रिस्क दैट। तो जब एक मिस्टेक होती, अब ये जो पायलट साहब थे जिन्होंने लेट अप्रोच की, ये इस चीज के शायद आदी हो गए थे। हम्म। शायद इनको लगता था कि दे कैन गेट अवे विद दैट। दूसरी जानिब आप ये भी तो देखें ना शहजाद साहब, एयर कंट्रोल टावर में कोई था ही नहीं, देयर वाज ये नोबडी सच है। सिटिंग। एग्जैक्टली, एटीसी में कोई नहीं था। वो किसी तहखाने में बैठा हुआ अप्रोच कंट्रोलर जहाज को कर रहा था। क्रिमिनल नेग्लिजेंस सिविल एविएशन की है। और मैं शहजाद सीधी सी बात कहता हूँ, हम हैं डंडे वाली कौम, हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स की जरूरत है। पीआईए का कसूर, मैं पीआईए को दोष नहीं देता, मैं शाहीन एयर ब्लू किसी को दोष नहीं देता। अगर हमारी सिविल एविएशन ठीक हो जाए, जो इन तमाम रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को बाय द हुक, बाय द बुक फॉलो करवाए, ये जो लैप्सेस होते हैं इनको फॉलो करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया की एयरलाइंस क्यों प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती हैं? क्योंकि उनके ऊपर रेगुलेटर्स उनकी ऐप पे सवार होते हैं। लेकिन आप देखें ना कि उस रेगुलेटरी, अमेरिका जैसी सोसाइटी में इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी प्रोसीजर्स के बावजूद बोइंग ने बोइंग 737 मैक्स जैसा फ्रॉड क्रिएट किया, जिसके हम्म। दो जहाज क्रैश हुए। पहले जहाज के क्रैश के बाद स्यापा पड़ा, सब कुछ किया, दे ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट। फेडरल एविएशन एजेंसी के इंस्पेक्टर्स तक इन्वॉल्व थे उस करप्शन के अंदर। दो जहाज क्रैश हुए जिसके बाद पूरा का पूरा प्रोसीजर, अब जहाज
737 मैक्स में भी इश्यूज हैं, हम्म। ड्रीम लाइनर्स में भी इशू हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी वहां भी लोग हरामजादियां कर रहे थे। इसकी है ना कुछ लेकिन वहां नेटफ्लिक्स पे पे डॉक्यूमेंट्री, किस पे है, बोइंग वाली, बहुत अच्छी है वो, बिल्कुल, जो हाँ, नया सीईओ आया था मैक्स, जिसने सारा वो कल्चर तबाह कर दिया। एग्जैक्टली exactly. तो मैं ये कह रहा हूँ कि रेगुलेटरी ओवरसाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंडली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। हम्म। अब अगर वो क्या है ना, डोमिनिक गेट्स ना होता एलए टाइम्स का, तो ये सारी चीज ना आती। ही एक्सपोज दिस होल करप्शन की पूरी सीरीज है आर्टिकल्स की। और अगर मुझे कोई यकीन ना करता जब क्रैश हुआ है उस बात पे भी, और पायलट्स पे ना करता, तो आज हमारे सारे पायलट जाली थे। सो सो रेगुलेटरी ओवरसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ये कहता हूँ कि बाकी सारी चीजें आप पीआईए भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आप सिविल एविएशन को ठीक कर लें। सिविल एविएशन या तो रेगुलेटर हो सकता है, या वो एयरपोर्ट के ऊपर टॉयलेट चलाने वाला और खोखे चलाने वाला इदारा हो सकता है। इट कैन नॉट बी बोथ, इट्स नॉट पॉसिबल। सिविल एविएशन को एक रेगुलेटरी इदारा बनाया जाए, उसका बॉस कॉम्पिटेंट क्या कहते हैं परफॉर्मेंस की बेस पे बनाया जाए। इसलिए नहीं कि वो इमरान इस्माइल का जो है ना वो पीएस रह चुका हुआ है तो उसलिए उसको डीजी लगा दिया जाए। आप उसको इस तरह नहीं लगा सकते। उसके पास उसका बाकायदा टेंडर जारी किया जाए, जॉब एप्लीकेशन हो, लोगों के इंटरव्यू किए जाए, ट्रांसपेरेंसी हो। तो सिविल एविएशन जब ठीक हो जाएगी, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि सिविल एविएशन ठीक नहीं होगी। लोगों के खांचे लगे हुए मेरी जान। पीआईए के ऊपर आप जब जाते हो ना, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, जो पेपर का कप होता है उसके नीचे लिखा होता है अफीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज। उनके पास भी एयरलाइन का लाइसेंस है, अफीफ जारा एयरवेज। पीआईए से लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेसेस बना चुके हैं। रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज शुजात अजीम की कंपनी है। नोबडी न्यू इट 10 years ago। पिछले साल उन्होंने मेंजीज, दुनिया की बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के साथ एक्विजिशन की है। मुल्तान एयरपोर्ट बना, वहां पे पीआईए की ग्राउंड हैंडलिंग नहीं थी, लेकिन रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज का था। और उसको बनाने वाले कौन थे? शुजात अजीम साहब। भाई दैट्स अ परफेक्ट डीजी कंक्लूजन कि हमारी कितनी डीजी नाउमीदियां हैं। डीजी सिविल एविएशन डीजी सिविल एविएशन सुहेल गुल साहब बिकेम सीईओ ऑफ Serene Air. Current CEO of Serene Air is also ex civil aviation official. कितने कितने खोला मैं, हम तो 4 घंटे बैठ सकते हैं। आई थिंक दिस इज एज गुड एज वी विल गेट टुडे। बहुत अच्छा कंक्लूजन था। सिंस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बात हो गई, इस पे एंड कर देते हैं। आपको क्या लगता है MH370 के साथ क्या हुआ? आई थिंक क्या नाम है उस जर्नलिस्ट का यार? आई नो शी रोट अ वेरी गुड बुक एंड आई नेटफ्लिक्स हैव टू वाली गेट देख माई ली आपने हैंड्स ऑन। डॉक्यूमेंट्री? नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स, मेरे पास नेटफ्लिक्स का पासवर्ड नहीं है यार, पैसे नहीं है। मेरा ले लें। मुझे ब्लॉक कर देगा वह, हाँ, वो कहेगा अच्छा ये कैसे हो बता, सकता है। आपकी थ्योरी मतलब जो भी जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि बेस्ट केस, बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, मैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर जो, यस, फ्लोरेंस डी चेंगी जो है जर्नलिस्ट है, ये काम करती हैं लेमॉन्ड फ्रेंच न्यूज़पेपर के लिए काम करती हैं। उनकी जो थ्योरी है और जो वो ये है कि एन अमेरिकन मिसाइल और अमेरिकन सम काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल हिट द प्लेन। एंड आई टेंड टू अग्री, क्योंकि जो उसके जो उन्होंने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिया है, जो डॉट्स प्रोवाइड किए हैं, आई टेंड टू बिलीव। यानी देखो मेरी बात सुनो, जहाज पायलट ज़हनी मरीज था, ये ले गया वो ले गया, इट कैन नॉट डिसअपियर until or unless there was a deliberate attempt to do that। और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस एरिया में इस जर्नलिस्ट ने किया है, वहां एरिया में ऑयल स्पिल के बाकायदा साइंस थे, फिशरमैन ने रिपोर्ट किए, वो बाकायदा पब्लिश स्टोरीज हैं उस इलाके। सो आई थिंक She's माई आई वुड गो विद फ्लोरेंस रिचेंगीज थ्योरी। she's in the documentary. Thank you so much, sir, for या your time, and thank you for listening. Take care. Bye bye.